हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए आज हम लोग 2022 का पेपर 2 सॉल्व करेंगे। पेपर 1 हमने सॉल्व करा और ये देखा कि जो क्वेश्चन थे वो क्वेश्चन किस लेवल के आए थे। पेपर 1 में अच्छे क्वेश्चन आए थे, पेपर टफ साइड था। पेपर 2 भी सेम वे में थोड़ा टफ साइड ही जाने वाला है। क्वेश्चन यहाँ पर बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए हुए हैं। सारे क्वेश्चन आपको कुछ ना कुछ सिखा के ही जाएंगे। तो अपना जब भी जेई का पेपर हो उससे पहले ये सॉल्यूशन देख के जाएं। सभी क्वेश्चन के जो कॉन्सेप्ट्स हैं एकदम क्लियरिटी से समझ के जाएं, क्योंकि जो पेपर है उसमें कई बार कॉन्सेप्ट्स रिपीट होके आते हैं। ये जो पेपर है ये पेपर आपको काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन दे के जाने वाला है। तो चलिए पेपर 2 शुरुआत करते हैं। इसमें बेटा 3 सेक्शन में पेपर आया था। पेपर 1 जो है, पेपर 1 में 8 पेपर 1 के सेक्शन 1 में 8 क्वेश्चन आए हुए हैं। सेक्शन 1 में ये जो है +3 -1 नंबर के ये क्वेश्चन है और जो क्वेश्चन है वो इंटीजर वाले हैं। सिंगल डिजिट इंटीजर है जो कि 0 से 9 के बीच में आंसर होता है। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें बोला है कि अ पार्टिकल ऑफ मास 1 kg इज सब्जेक्टेड टू अ फोर्स विच डिपेंड्स ऑन द पोजीशन F इज इक्वल टू -kxi प्लस yj। फोर्स जो है वो एक्स वाई का फंक्शन है, के की वैल्यू दे रखी है, t बराबर 0 पर पार्टिकल की पोजीशन और वेलोसिटी गिवन है। बोला है वी एक्स और वी वाई, एक्स और वाई कंपोनेंट को बताते हैं पार्टिकल की वेलोसिटी के। जब z की वैल्यू 0.5 मीटर है तो एक्स वी वाई माइनस वाई वी एक्स की वैल्यू बतानी है। जरा ये देखिए कि यहाँ पर जो फोर्स है वो फोर्स किस तरीके का फंक्शन यहाँ पे बना के दे रखा है। फोर्स है -kxi प्लस yj। मतलब फोर्स जो है वो ओरिजिन से पास हो रहा है। किसी भी टाइम पर आप देखेंगे तो फोर्स ओरिजिन से पास होगा। इसका मतलब है कि एंगुलर मोमेंटम आप निकालोगे तो एंगुलर मोमेंटम ओरिजिन के अबाउट कंजर्व रहेगा, क्योंकि जो फोर्स है वो फोर्स इस पॉइंट से होके पास हो रहा है। तो एंगुलर मोमेंटम जो है बेटा वो कंजर्व रहेगा यहाँ पर। मतलब कि जो टॉर्क है वो टॉर्क ओरिजिन के अबाउट जो है वो हमेशा 0 आएगा। ठीक है ना, क्योंकि एफ वेक्टर ओरिजिन से पास हो रहा है हमारा। तो एंगुलर मोमेंटम जो होगा, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम और फाइनल एंगुलर मोमेंटम ये सेम रहने वाले हैं। तो एंगुलर मोमेंटम जो होता है बेटा, एंगुलर मोमेंटम लिखते हैं हम लोग आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर। अब यहाँ पर हम एक काम करते हैं कि मैट्रिक्स से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो हम क्या करेंगे कि जो इनिशियल था, इनिशियल पार्टिकल इस पोजीशन पर था t बराबर 0 पर। तो हम इसके लिए डिटर्मिनेंट लिखते हैं आई कैप जे कैप के कैप, और जो पोजीशन है ओरिजिन के रिस्पेक्ट में यही पोजीशन निकल के आएगी। तो ये आएगी 1/√2 और जेड कोऑर्डिनेट इसका 0 है। और वेलोसिटी जो है, देखिए यहाँ पर लीनियर मोमेंटम लिखना है। लीनियर मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी, तो मास तो 1 kg है। तो यहाँ पर आएगा हमारे पास -√2, ये आएगा हमारे पास में √2 और ये आएगा 2/π इक्वल टू, जब हम इसको मान लीजिए कोई x और y कोऑर्डिनेट पर ये चला गया और वेलोसिटी कंपोनेंट हो गए हमारे पास में vx और vy, तो हम लिखेंगे i कैप j कैप k कैप, और यहाँ पे जो वेलोसिटी है और जो कोऑर्डिनेट है वो कोऑर्डिनेट x y, और z कोऑर्डिनेट जो है वो z कोऑर्डिनेट है हमारे पास में 0.5, और जो वेलोसिटी है वो हो गई vx vy। क्योंकि यहाँ पर जो फोर्स है वो फोर्स हमारा जेड डायरेक्शन में नहीं है, तो जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, तो वो होगी 2/π। अब यहाँ पर देखिए हमें निकालना क्या, हमें निकालना है बेटा एक्स वी वाई माइनस वाई वी एक्स। अगर मान लीजिए मैं के कैप वाले कंपोनेंट सारे आई कैप जे कैप के कैप तीनों वाले जो कंपोनेंट है वो इक्वल होंगे, तो मैं के कैप वालों को इक्वल कर देता हूँ। तो यहाँ से जो के कैप में आएगा हमारे पास में वो आएगा 1/√2 इंटू √2, ये हमारे पास में निकल के आएगा। ठीक है, इसके बाद में माइनस प्लस और √2 इंटू √2, ये हो जाएगा 2, ये आएगा हमारे पास में के कैप। इसके बाद में जब हम लिखें यहाँ पर इस डायरेक्शन में लिखेंगे तो ये आएगा हमारे पास में x वी वाई माइनस y वी एक्स के कैप, ये हमारे पास निकल के आया। तो जब हम के कैप वालों को इक्वल कर रहे हैं तो हमारे पास में आंसर आ रहा है 3, क्योंकि हमें वैल्यू किसकी निकालनी थी, एक्स वी वाई माइनस वाई वी एक्स की वैल्यू निकालनी थी।
तो इसका जो आंसर है वो है 3। तो क्वेश्चन नंबर 1 बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। ऑब्जर्वेशन इसमें अच्छा चाहिए। इसमें ये दिख रहा है कि यहाँ पर जो टॉर्क है वो ओरिजिन के अबाउट 0 होगा, क्योंकि फोर्स उसी पॉइंट से पास हो रहा है। ये लेवल का ऑब्जर्वेशन इस सवाल के लिए रिक्वायरमेंट थी। अब क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है रेडियो एक्टिविटी का क्वेश्चन है। बेटा रेडियो एक्टिविटी का क्वेश्चन, आप रेडियो एक्टिविटी अच्छे से पढ़ के जाएं, सवाल आता है और रेडियो एक्टिविटी का सवाल बन जाता है। जैसे यहाँ पर जो है वो है थोरियम TH23090। अब इसमें बोला है रेडियो एक्टिव डीके चेन रिएक्शन हो रही है और ये जो है पीओ में कन्वर्ट हो रहा है। इसका जो न्यूक्लियस है उसका नंबर है 84 और मास नंबर है 214। इसमें बोला है कितने अल्फा निकलेंगे कितने बीटा निकलेंगे, उसका रेशो लेना है। अब आपको पता है कि भाई जो जेड जो है, जेड और मास, तो जब 3 तरह के डीके होते हैं, अल्फा डीके, बीटा प्लस डीके, बीटा माइनस डीके। तो अल्फा डीके जब भी होगा तो मास में अंतर आएगा और बीटा डीके में जेड में अंतर आएगा और अल्फा डीके में जेड में भी अंतर आता है। तो सबसे पहले आप मास को बैलेंस करिए। तो जो अल्फा पार्टिकल लिखेंगे तो अल्फा पार्टिकल का मास होता है 4 और नंबर होता है 2। अब यहाँ पर ये देखिए कि बैलेंसिंग देखिए, ये 230 है, ये 240 है। तो 230 में से 214 जाएगा तो 16 बचेगा। तो मास का जो डिफरेंस है वो मास 16 लाना पड़ेगा हमको यहाँ पर। तो ये 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पे। अब जरा ये देखिए कि यहाँ पर जो बीटा माइनस पार्टिकल है वो कितने होंगे। इसका मास तो 0 होता है, काफी कम मास होता है, तो 0 मानते हैं। ये जो है अब बैलेंसिंग बिठाइए यहाँ पर। तो ये हो गया 8 और 84 और ये है 90। तो 84 प्लस 8 वो हो गया हमारे पास 92 और ये है 90। मतलब यहाँ पर हमको जो बीटा माइनस पार्टिकल है वो 2 लेना पड़ेगा। जरा देखिए कि हम यहाँ पर जब रिएक्शन बैलेंस कर रहे हैं तो देखिए रिएक्शन बैलेंस हुई क्या नहीं। मास हमने बैलेंस कर दिया है। नंबर देखिए 8 और ये -2, तो ये हो गया 6 और 6 प्लस 84 90। तो ये बैलेंस हो गए हैं। मतलब कि जो हमारा आंसर आना चाहिए, अल्फा पार्टिकल का जो नंबर है वो है 4 और बीटा माइनस का है 2। इसका मतलब है हमारा आंसर है 2। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 2। ठीक है, बड़ा आसान सवाल था, आराम से आप इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद देखिए करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक सवाल आया हुआ है। ये जो है ये सवाल में व्हीट स्टोन ब्रिज के ऊपर ये क्वेश्चन है। इसमें R1 दे रखा है x ओम, ये x ओम है हमारा। R2 जो है वो है हमारे पास 1 ओम। कनेक्टेड टू अ वायर AB ऑफ यूनिफॉर्म रेजिस्टिविटी, इसकी रेजिस्टिविटी कांस्टेंट है। रेडियस ऑफ द वायर वेरीज लीनियरली अलोंग इट्स एक्सिस फ्रॉम 0.2 मिलीमीटर एट A to 1 मिलीमीटर एट B। गैल्वेनोमीटर G कनेक्टेड है टू द सेंटर ऑफ द वायर, ये वायर का सेंटर है। 50 सेंटीमीटर दोनों तरफ इसकी लंबाई है। तो हमें ये बताना है कि x की वैल्यू क्या होगी। गैल्वेनोमीटर में करंट कोई नहीं जा रहा है, तो गैल्वेनोमीटर की रीडिंग 0 है। बेटा इस पॉइंट को मैं C बोल देता हूँ। तो यहाँ से यहाँ तक का रेजिस्टेंस आ जाएगा RAC और यहाँ से आ जाएगा RCB। अब क्या होगा कि व्हीट स्टोन में कंडीशन क्या होती है कि जो क्रॉस आर्म के रेजिस्टेंस होते हैं उनका मल्टीप्लीकेशन सेम होना चाहिए। तो ये आ जाएगा x इंटू RCB इज इक्वल टू 1 इंटू RAC। तो हमें यहाँ पर x की वैल्यू निकालना है। तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास RAC अपॉन RCB, ये हमारे पास में आएगी। अब मेन ये है कि नॉन यूनिफॉर्म वायर का रेजिस्टेंस आप प्रैक्टिस करके गए हैं कि नहीं गए एग्जाम में। तो नॉन यूनिफॉर्म वायर का रेजिस्टेंस किस तरीके से निकाला जाता है, चलिए मैं सॉल्व करता हूँ। तो हम क्या करेंगे बेटा यहाँ पे कि एक डायग्राम बनाते हैं। नॉन यूनिफॉर्म वायर है हमारे पास में, कुछ इस तरीके से हम वायर ले लेते हैं और ये जो है यहाँ से यहाँ तक ये एरिया हमारे पास में, इसकी जो डायमीटर है A है। मैं एक रेफरेंस लाइन बना देता हूँ कुछ इस तरीके से, ये सेंटर से पास हो रही है रेफरेंस लाइन। और यहाँ पर जो हमारे पास क्रॉस सेक्शन एरिया है वो एरिया आएगा हमारे पास में B। तो ये एरिया B है, ये एरिया A, ये मतलब रेडियस B है और ये रेडियस A। तो बेटा यहाँ से ये जो है इसको मैं A लिख देता हूँ, इसको मैं B लिख देता हूँ। वैल्यू हमको दे रखी है 0.2 mm और 1 mm। ठीक है, अब यहाँ पे
सबसे पहले रेजिस्टेंस निकालते हैं अपन लोग। किस तरीके से निकालेंगे कि हम यहाँ पे x पे जाएंगे और dx का हम एक डिस्क ले लेंगे, dx थिकनेस की ये डिस्क हो गई हमारी x पे जाके। अब ये जो डिस्क है, इस डिस्क का रेजिस्टेंस लिखना है मुझे, तो इसका रेजिस्टेंस आएगा dr इज इक्वल टू रो लंबाई लेंथ, तो लेंथ क्या है dx, अब अपॉन में इसका एरिया, तो पाई इसकी रेडियस लिखनी है बेटा। तो इसकी रेडियस लिखने के लिए मैं एक रेफरेंस लाइन और बनाता हूँ यहाँ पर। तो ये देखिए कि यहाँ से मैं एक रेफरेंस लाइन खींच देता हूँ। तो ये जो एंगल है यहाँ पे, ये एंगल थीटा है, ठीक है। इसको मैं बोल देता हूँ यहाँ से यहाँ तक को y बोल देता हूँ, और ये जो है यहाँ से यहाँ तक b है, तो ये हो जाएगा हमारे पास में tan थीटा लिखना है मुझे। तो ये यहाँ से यहाँ तक हमारे पास में आएगा b माइनस ए, और वायर की टोटल जो लंबाई है वो लंबाई है हमारे पास में l। तो रेडियस आएगी इसकी a प्लस वाई, तो r इज इक्वल टू रेडियस इज इक्वल टू a प्लस वाई। y को हम ऐसे लिखेंगे कि tan थीटा इज इक्वल टू y अपॉन x इज इक्वल टू b माइनस a अपॉन l। तो यहाँ से आपके पास रेडियस आएगी a प्लस b माइनस a अपॉन l इंटू x। तो आप यहाँ पर लिख दीजिए इसकी रेडियस पाई आर स्क्वायर, तो a प्लस बी माइनस ए बाय एल इंटू एक्स का होल स्क्वायर, ये हमारे पास डी आर आ गया। अब ये जो सारे जितने भी एलिमेंट लोगे आप, सारे के सारे सीरीज में आने वाले। सीरीज में क्या होगा, सभी का सीधा सम हो जाएगा, डी आर का इंटीग्रेशन कर सकते हैं हम लोग। तो जब हम r निकालेंगे तो हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो कांस्टेंट है रो अपॉन पाई, और जो इसका इंटीग्रेशन हम लोग इंटीग्रेशन भी कर ही देते हैं यहाँ पर, तो ये आ जाएगा अपने पास में माइनस 1 अपॉन a प्लस बी माइनस ए बाय एल इंटू एक्स, ये हमारे पास में आया है। अपॉन में करेंगे हम लोग, अपॉन में इसका डिफरेंशिएशन डिवाइड कर देते हैं, तो डिफरेंशिएशन जो है वो आएगा हमारे पास में b माइनस ए अपॉन एल, ये इसका इंटीग्रेशन आएगा। अब लिमिट डालने की बात आती है x की, तो जब मुझे यहाँ पे a और c के बीच में निकालना है, तो a और c के बीच में जब निकालेंगे तो जो लिमिट है वो 0 से लिखेंगे हम लोग 50 सेंटीमीटर, मतलब 0.5 मीटर, ठीक है। और जब हम यहाँ पर लिखेंगे RCB, तो RCB के लिए हम लोग लिमिट लिखेंगे 0.5 से लेके 1 मीटर, ठीक है ना। वायर की टोटल लंबाई कितनी थी, 1 मीटर थी, गैल्वेनोमीटर, ठीक है। तो ये जो है 50 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच एंड अलोंग इट्स एक्सिस, तो 50 सेंटीमीटर ये दे रखा है, मीटर ब्रिज का सवाल है ये। तो यहाँ पे ये हमको लिमिट इसके अंदर डालनी रहेगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे इस वाले फॉर्मूले में यहाँ पे x की वैल्यू यहाँ पर मैं सीधा पुट कर रहा हूँ, तो x इज इक्वल टू आर ए सी, तो x इज इक्वल टू आर ए सी। बेटा रो अपॉन पाई और b माइनस ए अपॉन एल ये कैंसिल हो जाएगा, केवल मैं लिमिट डाल देता हूँ। तो लिमिट जो है मुझे यहाँ पे डालनी है 1 अपॉन ए प्लस बी माइनस ए अपॉन एल। तो अब ये माइनस है, तो मैं एक काम करता हूँ, पहले जो है लोअर लिमिट डाल देता हूँ। तो लोअर लिमिट यहाँ पर ये आएगी 0 माइनस 1 अपॉन अपर लिमिट जो है a प्लस बी माइनस, ये आ जाएगी b माइनस ए अपॉन एल इंटू 0.5 मीटर। तो 0.5 मीटर मतलब यहाँ पर ये आएगा l/2 लिख देते हैं, ठीक है। l का आधा l/2 हो जाएगा, डिवाइड बाय, अब नीचे जो है 0.5 से 0.5 डालना, मतलब l/2 डालना, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 अपॉन, हम पहले लोअर लिमिट डाल देते हैं, तो a प्लस बी माइनस ए अपॉन एल इंटू l/2 माइनस 1 अपॉन a प्लस बी माइनस ए अपॉन एल इंटू एल, ठीक है। अपर लिमिट क्या हो जाएगी इसकी, l हो जाएगी, माइनस साइन था इसलिए हमने अपोजिट लिखा है। अब यहाँ पर देखिए x इज इक्वल टू, बेटा ये तो हो गया 1 अपॉन ए, ठीक है, माइनस
एल से एल गया, b माइनस ए बाई टू लिखा हुआ है ये, तो b माइनस ए बाई टू, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन a बाई टू कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा a प्लस b बाई टू। इसके बाद में यहाँ पर ये आ जाएगा हमारे पास l बाई टू डालेंगे तो 1 अपॉन a प्लस b बाई टू माइनस ये आ जाएगा l डालेंगे तो l से l कट जाएगा, a से कट जाएगा 1 अपॉन b। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो a प्लस b बाई टू माइनस a अपॉन में हमारे पास ये आएगा b और डिवाइड में है हमारे पास में 1 अपॉन a तो है ही, तो मैं यहाँ पर a से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, a प्लस b बाई टू कट जाएगा और b यहाँ नीचे वाले का ऊपर चला जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास b माइनस a प्लस b बाई टू, ये हमारे पास में आएगा। देखिए ये जो है a प्लस b बाई टू माइनस a, तो ये हो जाएगा b माइनस a बाई टू और यहाँ से ये भी हो जाएगा b माइनस a बाई टू, तो ये और ये कैंसिल हो गया। हमारा जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है b बाई a, b है 1 mm और a है हमारे पास 0.2 mm, तो हमारे पास आंसर आएगा 5। ठीक है, तो हम जो सवाल सॉल्व कर रहे हैं, इस सवाल में आपको क्लियर होना चाहिए कि अगर वायर जो है वो वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया यूनिफॉर्म नहीं है तो किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, क्लास में जब हम जेईई एडवांस की क्लास में बैठते हैं तो हम इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत अच्छे से सॉल्व करते हैं। तो इसका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 5। अब नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा यूनिट डायमेंशन का, जैसा कि आपने देखा है कि हमेशा आईआईटी जेईई में एक क्वेश्चन यूनिट डायमेंशन का आता ही आता है और यूनिट डायमेंशन जो है वो सभी बच्चों के लिए आसान पड़ता है। अब यहाँ पे बोला है कि फिजिकल क्वांटिटी इलेक्ट्रिक चार्ज E है, मास me है, प्लैंक कांस्टेंट h है, कूलम्स कांस्टेंट दे रखा है, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी है वैक्यूम की। इसमें बोला है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है इस तरीके से इस पर डिपेंड करता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, इसका आंसर बताना है। तो जरा देखिए कि हम सबकी डायमेंशन निकाल लेते हैं। सबसे पहले तो E जो है, E की डायमेंशन आएगी हमारे पास में 80। ठीक है, इसके बाद में मास जो है, मास की तो m हो ही जाएगी, me की डायमेंशन जो है वो m हो जाएगी। प्लैंक कांस्टेंट जो है E बराबर sc बाई लैम्डा होता है बेटा, इस फॉर्मूले से हम h की डायमेंशन निकाल लेंगे तो h बराबर आ जाएगा, E होता है ml स्क्वायर t माइनस 2, तो ml स्क्वायर 1 मीटर से मीटर और t माइनस 2 तो ये t माइनस 1, 1 सेकेंड उसका जाएगा। और इसके बाद में कूलम्स कांस्टेंट, तो हम जानते हैं कि F बराबर होता है k Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, तो k की जो डायमेंशन है वो आ जाएगी हमारे पास में, ये हो जाएगा ml t माइनस 2, तो ml क्यूब t माइनस 2 और ये होता है at, तो ये a की पावर हो जाएगी हमारे पास माइनस 2 और t की पावर यहाँ पर 80 था, t की पावर माइनस 4, ये हमारे पास k की डायमेंशन आ जाएगी। ठीक है, अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड की डायमेंशन निकाल लेते हैं, तो फोर्स से निकाल लेते हैं। इसको लिख दीजिए ILB, तो B बराबर हो जाएगा फोर्स अपॉन करंट इंटू लेंथ, तो फोर्स होता है mlt माइनस 2, तो ये हो जाएगा m और लेंथ से लेंथ कट जाएगा, एम्पियर का ये होता है A, तो ये हो जाएगा mt माइनस 2 A माइनस 1, ये इसकी डायमेंशन आ जाएगी मैग्नेटिक फील्ड की। चलिए इसको इक्वल कर देते हैं, तो ये आ जाएगा mt माइनस 2 A माइनस 1 इज इक्वल टू E की पावर अल्फा, AT की पावर अल्फा, M की पावर बीटा, ये आ जाएगा। ऐसे ही H जो है, H आ जाएगा ml स्क्वायर t माइनस 1 की पावर गामा और K जो है ml क्यूब t माइनस 4 A माइनस 2 की पावर डेल्टा, ये हमारे पास निकल के आया। चलिए कंपेयर करते हैं, तो m यहाँ पर 1 इज इक्वल टू बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, एक इक्वेशन ये बन चुकी है हमारे पास में। दूसरी इक्वेशन जो है वो हम L वाली बना देते हैं, इक्वल टू ये आ जाएगा हमारे पास में 0 इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए कि L कहाँ कहाँ है, तो ये है 2 गामा और वहाँ पर है हमारे पास में माइनस 4 डेल्टा, इक्वल टू ये आ जाएगा इक्वेशन नंबर 2 इक्वल टू 0 है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग
ये आ जाएगा हमारे पास में सेकंड इक्वेशन जाएगी, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, टाइम के लिए बनाते हैं। तो -2 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा हमारे पास में अल्फा माइनस गामा, ठीक है, -4 डेल्टा, ठीक है, टी के लिए बन जाएगी। एल के लिए जो थी हमारे पास में, हमने लिखा था 0, 2 गामा और यहाँ 3 डेल्टा था, ठीक है, ये 3 डेल्टा है, यहाँ पे ये 3 डेल्टा आएगा, 2 गामा -3 डेल्टा, और यहाँ पे आ जाएगा 4 डेल्टा, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर आएगा -1 इज इक्वल टू अल्फा माइनस, और एक ही बार -1 है तो ये आ जाएगा -2 डेल्टा। ये इक्वेशन 3 और ये इक्वेशन 4। हमें चाहिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, इसकी वैल्यू हमको चाहिए। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, ये चारों इक्वेशन हमको सॉल्व करनी पड़ेंगी। तो एक एक करके सबसे इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन में गामा डेल्टा है, थर्ड इक्वेशन में गामा डेल्टा 4 डेल्टा है, गामा भी है, अल्फा भी है, और फोर्थ इक्वेशन में अल्फा और डेल्टा दोनों है। तो एक काम करते हैं कि अल्फा की जो वैल्यू है, वो अल्फा की वैल्यू हम लिख देते हैं। अल्फा बराबर आएगा हमारे पास में 2 डेल्टा -1। अल्फा की वैल्यू हम थर्ड वाली में डाल देते हैं। तो ये आएगा -2 बराबर 2 डेल्टा -1 प्लस गामा माइनस गामा -4 डेल्टा। तो हमारे पास में ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा -1, और ये आएगा हमारे पास में माइनस गामा -2 डेल्टा, ठीक है। अब अल्फा जो सेकंड इक्वेशन है, इसको इक्वेशन 5 बोल देता हूं मैं। देखिए ये जो इक्वेशन हमने निकाली है, इसको इक्वेशन नंबर 2 में डालते हैं। तो ये जो है यहाँ पे, ये हमने लिखा था L0 था, और यहाँ पर 2 गामा, और यहाँ पर ये +3 डेल्टा है, ठीक है, ये +3 डेल्टा आएगा यहाँ पर। तो 2 गामा, तो गामा की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास में 1 - 2 डेल्टा +3 डेल्टा इज इक्वल टू 0। तो ये आएगा हमारे पास में 2, और -4 डेल्टा +3 डेल्टा, तो डेल्टा इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 2। डेल्टा 2 आ गया तो गामा हमारे पास में आ जाएगा, यहाँ पर वैल्यू डालेंगे हम, 2 से 2 कट जाएगा, गामा आ जाएगा हमारे पास में -3, गामा -3 आ जाएगा। अल्फा की बात करें तो अल्फा आ जाएगा हमारे पास, इस वाली इक्वेशन में 2 डालेंगे तो ये आ जाएगा 3, और फिर हम लोग डेल्टा जो निकालेंगे यहाँ से, गामा निकाल लिया, अल्फा निकाल लिया, डेल्टा निकाल लिया, बीटा 1 निकालना, बीटा फर्स्ट वाली इक्वेशन से आ जाएगा। तो 1 इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा प्लस, अच्छा ये हम डायरेक्ट ही कर देते हैं ना, एक काम करते हैं, अल्फा प्लस गामा प्लस डेल्टा, इसकी वैल्यू क्या 1 है। इसमें 1 में हमको क्या और ऐड करना है, हमको इसमें अल्फा की वैल्यू और ऐड करना है। तो अल्फा की वैल्यू आ रही है 3, तो हमारा आंसर आएगा 4। तो हमारा आंसर बेटा 4 है। तो यूनिट डायमेंशन का आपने देखा, हमेशा एक सवाल हमेशा बन के आता है, तो मोस्टली प्लैंक कांस्टेंट का वो यूज करते हैं, ठीक है। तो इस सवाल के लिए तैयार रहिए कि आपके पेपर में ये सवाल आने वाला है। अब जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, एक ऑप्टिक्स का बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें ये बोला है कि कंसीडर अ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ n आइडेंटिकल यूनिट्स इज कंसिस्टिंग ऑफ 3 लेयर। ये n यूनिट है, 3 लेयर है। पहली लेयर जो है एयर कॉलम की है, h हाइट है। सेकंड और थर्ड जो है उनकी इक्वल है थिकनेस, और d की वैल्यू दे रखे √3 -1/2 सेंटीमीटर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखे हैं। एक लाइट सोर्स है O, जो कि टॉप पर है फर्स्ट यूनिट के। एक रे ऑफ लाइट फ्रॉम O इज इंसिडेंट ऑन द सेकेंड लेयर। सेकेंड लेयर पर लाइट आती है, फर्स्ट वाले से थीटा दे रखा है 60 डिग्री। फॉर अ स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ n, द रे ऑफ लाइट इमर्जेस फ्रॉम द बॉटम ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन एट द डिस्टेंस ऑफ L इज इक्वल टू 8/√3 एज शोन इन द फिगर, देन द वैल्यू ऑफ n इज। तो क्या हो रहा है बेटा कि यहाँ पर एक सोर्स है,
यहाँ से जो लाइट जाएगी वो लाइट इस लेयर पे टकराएगी, इस लेयर पे टकराएगी और बाहर एयर पर फिर वापस आएगी। तो लेटरल शिफ्ट होने वाला है यहाँ पर। इसने बोला है कि n टोटल यूनिट है ऐसी 3-3 लेयर की, तो टोटल जो शिफ्ट है वो 8/√3 है। तो एक काम करते हैं, पहले जो है जो फर्स्ट 3 लेयर्स से कॉम्बिनेशन बना हुआ है उससे शिफ्ट निकालते हैं। तो यहाँ पे ये जो है हमारा, यहाँ से मैं ले लेता हूँ ऊपर अपनी एयर ले लेते हैं, यहाँ पर जो है सेकंड लेयर है हमारी, सेकंड, और इसके बाद में हम ले लेते हैं यहाँ पर थर्ड लेयर। अब जो लाइट आ रही है वो लाइट आ रही है हमारी यहाँ पर 60 डिग्री पर, ये इंसिडेंस एंगल है हमारा 60 डिग्री है। इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है हमारे पास में √3/2 होल में, और जो अगली लेयर है उसका है √3 और एयर का है 1। बेटा स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो फर्स्ट सरफेस पर जब रिफ्रैक्शन होगा तो हम लिखेंगे 1 × sin 60 इज इक्वल टू √3/2 साइन R1 बोल देता हूं इसको मैं। तो R1 जो है वो हमारे पास आएगा 45 डिग्री, मतलब कि जो लाइट रे है वो 60 डिग्री से 45 डिग्री पर जाएगी। तो ये कुछ इस तरीके से गई 45 डिग्री पर। यहाँ से फिर दोबारा लाइट रे जो है वो सेकंड मीडियम में जाएगी, थर्ड मीडियम में जाएगी। तो ये जो है यहाँ ये 45 है, ये डिस्टेंस हमारी d थी, तो ये डिस्टेंस भी हमारी d होगी। ठीक है, ये डिस्टेंस हमारी d हुई। इसके बाद में ये जो है, अच्छा जो सोर्स है यहाँ पर हमारा सोर्स है ये 60 डिग्री पर है, और ये वाला शिफ्ट और मैं यहाँ पर देख ही लेता हूँ कि यहाँ कितना रहेगा भाई। तो ये जो डिस्टेंस है हाइट 1/3 दे रखी है आपको, तो ये 1/3 है। तो ये आ जाएगा हमारे पास में 10 60 डिग्री इज इक्वल टू, ये x हो गया, x/1/3। 10 60 होता है √3, तो √3 × 1/3, तो 1/√3, ये आएगा 1/√3 शिफ्ट आएगा यहाँ से। फिर इसके बाद में इस वाली पॉइंट पर दोबारा स्नेल्स लॉ लगा देते हैं। तो ये 45 है तो ये 45 होगा, पैरेलल लेयर है। तो 45, तो यहाँ पर अपन इसी के इक्वल में लिख सकते हैं √3 × साइन, यहाँ पर R2, साइन R2। तो R2 की वैल्यू आ रही है हमारे पास में 30 डिग्री, तो यहाँ से ये जाएगा दोबारा से 30 डिग्री पे, तो ये 30 डिग्री रहा हमारा। अब ये डिस्टेंस भी हमारी क्या है, ये डिस्टेंस d है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस d है। तो ये आ जाएगा हमारे पास में 1030 इज इक्वल टू, ये डिस्टेंस जो है इसको y बोल देता हूँ, तो ये आ जाएगी y/d। तो 1030 होता है हमारे पास में 1/√3, तो y आएगा हमारे पास में d/√3। तो टोटल जो डिस्टेंस है, तो टोटल डिस्टेंस हमारे पास में आई है, इसने यहाँ से लेके पहला लेयर, यहाँ से ये डिस्टेंस यहाँ तक गया है, फिर यहाँ गया, यहाँ गया, कुल मिला के ये जो टोटल डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक की, जब 3 लेयर से पास होगा तो कुछ इस तरीके से जाएगा। उसके बाद दोबारा एयर आ जाएगी, तो दोबारा से जो है 60 डिग्री पर वो इंसिडेंट होगा, सेम कहानी चलती रहेगी। तो पहले इसका सम कर लेते हैं। तो 1/√3 प्लस d प्लस d/√3, ठीक है। d की वैल्यू है हमारे पास में √3 माइनस 1/2, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/√3 प्लस √3 माइनस 1/2, √3 से फिर डिवाइड करेंगे तो √3 माइनस 1 2√3। तो यहाँ पर देखिए आप कि 1/√3 प्लस √3/2 माइनस 1/2 प्लस 1/2 माइनस 1/2√3, 1/2 से 1/2 गया, ठीक है। और ये आ जाएगा हमारे पास में 1/√3 और माइनस 1/2√3, तो ये हमारे पास में आ रहा है √3/2 प्लस 1/2√3। इसका एलसीएम लेंगे बेटा तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 प्लस 1 4,
तो 4 डिवाइड बाय 2√3, तो ये आ जाएगा 2/√3। जब एक बार एक लेयर, जो तीनों लेयर मिला के एक कॉम्बिनेशन बनाती हैं, एक यूनिट बनाती हैं, वो यूनिट शिफ्ट कराती है 2/√3 का। इसका मतलब n यूनिट है और टोटल शिफ्ट होता है 8/√3। तो टोटल शिफ्ट है 8/√3 डिवाइड बाय जो एक से शिफ्ट हुआ है एक यूनिट से, वो आएगा 2/√3। इसका मतलब है कि टोटल 4 यूनिट चाहिए होगी। इसका आंसर है 4। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन सही से पढ़ोगे और सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 हुआ। बढ़िया क्वेश्चन था, ज़्यादा टफ नहीं था ये क्वेश्चन, इसको आराम से कोई भी बच्चा सॉल्व कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 जो है, अगर आपने फ्लक्स का क्वेश्चन सॉल्व किया है तो आपसे ये क्वेश्चन बहुत आसानी से बन जाएगा। बिल्कुल ये जेईई एडवांस में आया है, लेकिन है सवाल मेंस लेवल का कि एक चार्ज रखा है, एक इस तरीके का क्लोज शेप है, h हाइट है कोन की, रेडियस r है, और इसने बोला है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द कोनिकल सरफेस NQ/6 एप्सिलॉन नॉट। बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको पता है सिमेट्रिक जाती हैं, तो ऊपर से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ से पार कर रही हैं वो Q/2 एप्सिलॉन नॉट पार कर रही होंगी हेमीस्फीयर को। तो बची हुई जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो तो कोन को ही पार कर रही होंगी। इसका मतलब है कि जो हमारा आंसर है वो है Q/2 एप्सिलॉन नॉट। तो Q/2 एप्सिलॉन नॉट आंसर है। इसको NQ/6 एप्सिलॉन नॉट के इक्वल रख दें तो n की वैल्यू हमारी आ रही है 3। इसका आंसर है 3। बहुत आसान क्वेश्चन था, आराम से आप इसको सॉल्व करिए। इस टाइप के क्वेश्चन जो है उनको पहले अटेम्प्ट करिए, इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप फिर ज़्यादा अच्छे से सवाल सॉल्व कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल प्लेन है, अ बॉब ऑफ मास 0.1 kg इज अटैच्ड टू अ स्प्रिंग विथ नेचुरल लेंथ L0। एक स्प्रिंग है, उसकी नेचुरल लेंथ L0 है, स्प्रिंग कांस्टेंट K1 0.009 न्यूटन पर मीटर व्हेन द लेंथ स्प्रिंग इज L ग्रेटर देन L0। जब L लंबाई L0 से ज़्यादा होती है तब स्प्रिंग कांस्टेंट ये होता है, और जब छोटी कम होती है L0 से तो ये होता है। इनिशियली बॉब इज रिलीज फ्रॉम L, assume that Hooke's law remains valid through the motion if time period of the full oscillation is this। आपको पता है कि भाई जो टाइम पीरियड है वो एम्पलीट्यूड से इंडिपेंडेंट होता है। टाइम पीरियड अगर हम देखें कि टाइम पीरियड होता है 2π√m/k, ये टाइम पीरियड होता है। लेकिन यहाँ पर जब स्प्रिंग जाती है, ये ब्लॉक से कनेक्टेड है, तो ये जो ब्लॉक है जब इस तरफ जाएगा आगे, ठीक है, ये मीन पोजीशन, यहाँ से जब आगे होगा L ग्रेटर देन L0 तो K हमें लेना है K1, और जब पीछे वाली साइड होगा L लेस देन L0 तो जो है यहाँ पे हमें लेना है 0.016 न्यूटन पर मीटर। तो हम टाइम पीरियड आधा आधा लिख सकते हैं, π√m/K1, तो m है 0.1 kg, K1 है 0.009 प्लस पाई अपॉन में ये आ जाएगा 0.1 अंडर रूट में 0.016। ठीक है, ये पॉइंट काट दीजिए, ऊपर 100 आ जाएगा, यहाँ पर जो है यहाँ पर भी 100 आ जाएगा। तो ये आएगा हमारे पास में, ये 3 आ जाएगा, यहाँ से 4 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 10 पाई 1/3 प्लस 1/4। तो ये आ जाएगा आपके पास 70 π/12। 70 π/12 कुछ इस तरीके से आ रहा है। आप इसको अप्रोक्सीमेट लिख सकते हैं, तो हम एक काम करते हैं, इसकी 22.7 वैल्यू डाल देते हैं, 22/7 वैल्यू डाल देते हैं, तो ये आ जाएगा आपके पास में 10, और 12 जो है उसको हम यहाँ से एक काम करते हैं, ये हो जाएगा 11, और ये 6 आ जाएगा। तो ये जब हम कैंसिल करेंगे तो 6 और ये 5 बचेगा, ये आ जाएगा हमारे पास में 8। तो अप्रॉक्स जो वैल्यू है अगर यहाँ से देखें तो 1.8 और ये जो है 70 π/12 हमारा आंसर आ रहा था। 70 π/12 तो हमने इसको कैंसिल करा है, 6 से 11 और ये 6 और ये 70 10, तो हमारा आंसर आ रहा है n पाई लिखा हुआ है इसने। अच्छा, पाई की वैल्यू यहाँ पर डालनी नहीं है, ठीक है, तो पाई की वैल्यू नहीं डालते बेटा। यहाँ पर जो आंसर है वो आंसर हमको 70/12 बताना है। तो 70/12 आप देख लीजिए
किसके आ रहा है, तो 6 के आसपास आ रहा है, 6 से थोड़ा सा छोटा आ रहा है, तो आंसर हमारा नियरेस्ट इंटीजर जो है वो 6 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। तो ये भी कॉन्सेप्चुअल सवाल था, आसान सवाल था, आराम से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है फिर से एक ऑप्टिक्स का सवाल आया है। इस बार जो है वो बोला है कि एक ऑब्जेक्ट है, कॉनकेव मिरर है, फोकल लेंथ दे रखी है, प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग दोनों मूव कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट और मिरर। द ऑब्जेक्ट मूव्स विद वेलोसिटी v0 15 सेंटीमीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स द मिरर विद रिस्पेक्ट टू द लेबोरेटरी फ्रेम। ठीक है, लेबोरेटरी फ्रेम के रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट मूव करती है। द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड मिरर एट अ गिवन मोमेंट इज डिनोटेड बाय u। व्हेन u इज इक्वल टू 30 द स्पीड ऑफ मिरर vm is such that image is instantaneously at rest with respect to the laboratory frame. The object forms a real image. The magnitude of vm is सेंटीमीटर पर सेकेंड बताना। सबसे पहले तो आप मैग्निफिकेशन निकाल लीजिए, क्योंकि आपको मैग्निफिकेशन जरूरत पड़ती है, f अपॉन एफ माइनस यू। तो ये आएगा आपके पास में मैग्निफिकेशन, हमारे पास में f की वैल्यू हो जाएगी -10 अपॉन में -10 और u की वैल्यू हो जाएगी -+30। तो मैग्निफिकेशन आएगा आपके पास बेटा 1/2 माइनस का। आपको पता है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर, ये होता है प्रिंसिपल एक्सिस के अलॉन्ग जब मूव होता है तो -m² वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर। ये फॉर्मूला हम लोग ड्राइव करते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज with respect to ground माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड -m², तो वैल्यू डाल देते हैं, यह आ जाएगा 1/4। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ मिरर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। इमेज जो है बेटा वो रेस्ट पर है, मिरर की वेलोसिटी जो है वो आपको निकालनी है -vm -1/4, और ये आ जाएगा आपके पास 15, और ये आ जाएगा आपके पास में vm। ठीक है, ये डायरेक्शन जो है इसको मैं पॉजिटिव ले लेता हूँ, राइट डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव ले लेता हूँ। तो इस हिसाब से ये आएगा आपके पास में -4vm, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो 4vm, ये हो जाएगा 5vm इज इक्वल टू 15। vm आपके पास आ जाएगा 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो इसका आंसर है 3। ठीक है, तो देखिए ये 8 इंटीजर थे, इंटीजर ज़्यादा टफ नहीं थे। क्वेश्चन जो है वो हम लोग आराम से बना सकते हैं अगर हम अच्छे से स्टडी करके गए हैं तो। ठीक है, चलिए सेक्शन 2 की तरफ बढ़ते हैं। सेक्शन 2 में बेटा टोटल 6 क्वेश्चन है और +4 -2 है और मोर देन 1 करेक्ट वाले क्वेश्चन है। तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें बोला है कि जो शेडेड रीजन है, जो ए रीजन है उसकी रेडियस है 1, स्फेरिकल रीजन है, और उसमें जो चार्ज डेंसिटी है वो है kr, k पॉजिटिव है, और b जो है उसकी आउटर रेडियस है rb और उसमें चार्ज डेंसिटी है 2k/r। डायमेंशन सारी उनने देख रखी हैं और सारी क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी SI यूनिट्स में। उन्होंने बोला है कि अगर rb की वैल्यू √3/2 होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा b के बाहर। ठीक है, अब इस सवाल में क्या है बेटा कि जैसे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन करें तो अंदर वाला जो स्फीयर है, अंदर वाले स्फीयर की वजह से जब कैलकुलेशन करेंगे तो वेरिएबल चार्ज डेंसिटी है। तो जब हम मान लीजिए किसी पॉइंट स्मॉल r पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, तो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लिखूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड ए वाले स्फीयर का मान लीजिए कि QA चार्ज है और बाहर जो आउटर स्फीयर है उसका QB चार्ज है। ठीक है, इन दोनों की वजह से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे तो चार्ज जब इंटीग्रेशन करेंगे तो चार्ज तो ऐड हो रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो सेम डायरेक्शन आ रही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 हो नहीं सकता बी वाले पॉइंट के बाहर। ठीक है, बी वाले स्फीयर के बाहर। दूसरा ये बोला है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है बी के जस्ट आउटसाइड k/ε0 है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे निकालेंगे बेटा कि ए वाले स्फीयर की वजह से जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आएगा V जो होगा वो होगा k QA अपॉन जस्ट आउटसाइड बोला है तो RB प्लस k QB अपॉन RB, ये आएगा। QA की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करें तो QA की वैल्यू आएगी QA इज इक्वल टू, कैसे सॉल्व करते हैं बेटा हम लोग, हम क्या करेंगे स्मॉल r पे जाके dr का एक होलो स्फीयर ले लेते हैं। ठीक है, r पे जाके एक dr का होलो स्फीयर ले लीजिए
और उसका चार्ज लिखिए, वो आएगा डी क्यू इज इक्वल टू रो 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। तो क्यू ए निकालने के लिए इसके रो की जो वैल्यू है वो लिखेंगे हम लोग के आर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। और ये लिखेंगे हम कहाँ से कहाँ तक लिमिट, ये लिखेंगे हम 0 से 1 तक लिमिट। ये आ जाएगा आपके पास r की पावर 3 है तो r की पावर 4/4 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपके पास में k इंटू 4 पाई, बाहर आ जाएगा r की पावर 4 तो 1 की पावर 4 हो जाएगा, लिमिट डालेंगे डिवाइड बाय 4, तो ये आ जाएगा आपके पास पाई के। क्यू ए आ रहा है आपके पास पाई के। ऐसे अगर मैं क्यू बी निकालूंगा तो क्यू बी आएगा मेरे पास में, लिमिट डालेंगे 0 से आर बी, और ये आएगा अपने पास फंक्शन दे रखा है 2k/r 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। एक आर से आर कैंसिल हो जाएगा, 8 पाई के बाहर आ जाएगा बेटा, और ये हो जाएगा आर स्क्वायर बाई 2, तो 2 बाहर और आर बी का स्क्वायर माइनस। अच्छा, जो चार्ज है वो 0 से आर बी में नहीं है, वो कहाँ से कहाँ तक है बेटा चार्ज, वो है 1 से लेके आर बी में, तो ये आ जाएगा 1। ठीक है, अब ये क्यू बी का चार्ज आ गया। पोटेंशियल चलो लिखते हैं, तो V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये जो K अपन ने लिखा है यहाँ वाला, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर है। और आर बी भी मैं बाहर ले लेता हूँ, ये आ जाएगा क्यू ए प्लस क्यू बी। तो क्यू ए है पाई के और ये है हमारे पास 4 पाई के आर बी स्क्वायर माइनस 1। आर बी की वैल्यू जो है वो 3/2 हमको पुट करना है, तो ये आ जाएगा अपने पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये 3 ऊपर 2 चला जाएगा, और ये आ जाएगा हमारे पास पाई के प्लस 4 पाई के, और ये आ जाएगा 3/2 मतलब 9/4 मतलब 5/4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो 5 और ये हो जाएगा 6 और ये 2, तो 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा k/एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब हमारा बी वाला ऑप्शन सही आ रहा है। आर की वैल्यू 2 है, तो टोटल चार्ज कॉन्फ़िगरेशन का 15 पाई के होगा क्या, तो ये तो पाई के है ही। आर की वैल्यू यहाँ पर 2 पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 1 3, और 3 और ये 4 आएगा तो 12, और 12 और ये 1 13, तो ये भी गलत आ रहा है। अगर आर बी की वैल्यू 5/2 है, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड बी इज 13 पाई k/एप्सिलॉन नॉट आएगा क्या, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लिखेंगे, जैसे ये स्फीयर है, अंदर वाले स्फीयर की वजह से लिखेंगे k क्यू ए बाय कितना आएगा आर बी का स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा हमारा किसकी वजह से, फर्स्ट वाले की वजह से। जो आउटर वाला स्फीयर है, आउटर वाले स्फीयर की वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे। तो अगर मैं यहाँ पर गॉसियन सरफेस बनाऊंगा तो गॉसियन सरफेस से जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, अंदर चार्ज होगा इसमें क्यू बी। ठीक है, तो क्यू बी अपॉन ये आ जाएगा अपने पास में आर बी स्क्वायर। ठीक है, ये टोटल आ जाएगा हमारे पास में। अब यहाँ पे आर बी स्क्वायर, तो ये रिजल्ट हमने लिखा है, लेकिन हमें बस एक आर बी से और डिवाइड करना है, ऑलरेडी हमने पोटेंशियल में लिखा है। तो आर बी कितना है अपने पास में, ये पूरा यहाँ पर वैल्यू डालें, इस वाले फंक्शन में मैं डाल देता हूँ। तो चलिए एक बार सॉल्व कर ही लेते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और आर बी स्क्वायर मतलब 25/4, और क्यू ए है पाई के प्लस, और ये आ जाएगा 4 पाई के, आर बी की वैल्यू है 25/4 हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 25, तो 21/4। ठीक है, ये 4 से 4 कैंसिल, 21 22 हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल, तो 22/25 पाई, ये आ रहा है आपके पास, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, k/एप्सिलॉन नॉट। तो हमारे पास में आंसर ये आ रहा है, जबकि ये ऑप्शन में है नहीं। तो इसका मतलब है क्वेश्चन नंबर जो 9 है, केवल उसका एक ही ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी। ठीक है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। और ये जो क्वेश्चन है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के क्वेश्चन आपको पता है आते ही रहते हैं, और इस टाइप के क्वेश्चन हम लोगों को एग्जाम से पहले बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना है। और मोर देन वन करेक्ट में ये चीज़ अच्छे से ध्यान रखना है कि रॉन्ग आंसर पे टिक नहीं लगाना है, पूरे आंसर सॉल्व करके आपको देखने हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट जो है वो है क्वेश्चन नंबर 10। अब ये जो क्वेश्चन है ये हमारा इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन है।
इसमें बोला है कि दो सर्किट है, सर्किट 1 और सर्किट 2, R1 R2 R3 की वैल्यू गिवन है, P1 और P2 पावर डिसिपेशन है सर्किट 1 और सर्किट 2 में व्हेन स्विचेस S1 एंड S2 आर ओपन। दोनों स्विचेस जब ओपन है तो पावर डिसिपेशन ये है, और Q1 Q2 पावर डिसिपेशन जब है जब स्विचेस S1 और S दोनों क्लोज है। अब कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं, P1 P2 कब बड़ा होगा कब छोटा होगा, बैटरी लगा रखी है। तो सबसे पहले एक काम करते हैं कि जब दोनों ओपन है, तो जैसे अगर मान लीजिए ओपन सर्किट है, ओपन है तो मैं यहाँ पर पहला जो सर्किट है, यहाँ से ये जो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस, ये दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में आ जाएंगे बेटा। तो R2 और R3 हो जाएगा 5 ओम और ये हो जाएगा 1/2। तो अगर मैं यहाँ पर निकालूं, मैं इसको लिख देता हूँ R0 लिख देता हूँ, ठीक है। इसके लिए R0 सिंबल का यूज़ कर लेते हैं। तो जब सर्किट ओपन है, पहले वाले सर्किट के लिए, सर्किट 1 के लिए, तो ये हमारे पास में कितना आएगा 1 प्लस ये कितना था 5 और 1/2 है ना, 5 इंटू 1/2 अपॉन 5 प्लस 1/2। तो ये आ जाएगा अपने पास 11/2 और ये 5/2, तो ये 11 यहाँ आ जाएगा, 11 और 5 16 अपॉन 11। ये हमारे पास रेजिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है। 11/2 और ये 5/2 और 11 और 5 16 हो जाएगा, ठीक है। अब जब सर्किट 2 की बात करें अपन, तो सर्किट 2 में इसको एक काम करता हूँ मैं, इसको R01 बोल देता हूँ, इसको R02 बोल देता हूँ। तो R02 में जब ये सर्किट ओपन है तो R1 R2 और R3 तीनों किस में है बेटा, पैरेलल में। तो पैरेलल में जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 1/R1, तो मैं 1 कर देता हूँ सबसे पहले, 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3, ठीक है। LCM आ जाएगा 6 प्लस 3 प्लस 2, तो ये आएगा हमारे पास में 9 और 11/6। तो R0 थ्रू कितना आएगा बेटा हमारे पास में 6 3 और 2, तो ये आ जाएगा 6/11 ओम। ये आ जाएगा आपके पास। जब सर्किट दोनों ये क्लोज होंगे, ठीक है, सर्किट 1 और ये सर्किट 2 था हमारा, सर्किट 1 जब ये क्लोज कर देंगे तब का रेजिस्टेंस हम निकाल लेते हैं। जब हम स्विच क्लोज कर देंगे तो यहाँ से शॉर्ट सर्किट हो जाएगा बेटा, ये वाली जगह शॉर्ट हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद में जो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस कोई काम का नहीं रहेगा, ये पूरा सॉल्व करना है। तो ये अपना कितना आ रहा था, ये आ रहा था हमारा, इसको मैं बोल देता हूँ R01 डैश बोल देता हूँ। तो ये आ जाएगा हमारे पास में कितना 5/11, यहाँ से हमने कैलकुलेट कर रखा है। सर्किट 2 में जब आप देखोगे R02 डैश, तो ये आपके पास में अब 2R1 जो है वो भी पैरेलल में आ गया, 2R3 वो भी पैरेलल में आ गया। तो अब यहाँ पर हम जब निकालेंगे इसको, तो 11/6 आ रहा था हमारे पास, और अब ये कितना हो जाएगा 6 और 2R3 की वैल्यू 6 और हो जाएगी। तो हम इसको डायरेक्ट सॉल्व कर देते हैं, 11/6 इंटू 6 डिवाइड बाई 11/6 प्लस 6, ठीक है। तो ये हो जाएगा 66 और 36 और 11 कितना आ जाएगा, 36 और 11 आ जाएगा 47 ओम। तो ये जो है रेजिस्टेंस, ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आ जाएंगे। ये आ जाएगा हमारे पास 16/11, ये आ जाएगा ये जो है 6/11, ये आ जाएगा 5/11, और एक बार ये जो है 2R3 कितना आ रहा है हमारे पास में 6 आ रहा है ना। तो पैरेलल में ये हो जाएगा अपने पास में कितना था, जब ये सर्किट 2 में ये नहीं था तो ये तीनों पैरेलल में थे, 11/6 इंटू 6 करा डिवाइड बाय दोनों का सम करा तो 36 और 11। एक बार मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ इसको। तो R02 डैश जो है वो 1/6/11 1 में कर देता हूँ प्लस 1/6, तो ये आ जाएगा 36 और 37, ठीक है, सही है। अब चलिए ऑप्शंस को रीड करते हैं। तो ऑप्शंस में क्या है कि व्हेन अ वोल्टेज सोर्स ऑफ 6 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस A एंड B, तो पावर कितनी आएगी, तो 6 वोल्ट की बैटरी लगा रहे हैं हम लोग, तो पावर जो लॉस हो रहा है, ठीक है, पावर डिसिपेशन हो रहा है। तो पावर डिसिपेशन अगर हम देखें तो ये वाले केस जो है P1 और P2 बेटा, जब दोनों सर्किट जो हैं दोनों सर्किट में
जो स्विच है वो ओपन है, और Q1 Q2 में जो है सर्किट में जो स्विच है वो क्लोज्ड है। तो P1 P2 में ओपन है, तो ये रेजिस्टेंस हम कंपेयर कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर देखें अपन तो 16/11 और 11/6, तो 16/11 जो रेजिस्टेंस है बड़ा है, पावर लॉस जो होगा वो होगा V²/R। अगर R बड़ा है तो पावर लॉस कम होगा। तो R किस में ज़्यादा बड़ा है? R है अपना R02 में, मतलब P2 जो पावर है ये अगर बड़ा है तो यहाँ पर पावर कम होगी। इसका मतलब है P2 जो है वो P1 से छोटा आएगा। ठीक है, अगर अपन यहाँ पर देखें कि ये रेजिस्टेंस V²/R है, R की वैल्यू में यहाँ हमने, अच्छा ये 11/6 नहीं, ये 6/11 है, सॉरी ये 6/11 है। तो 6/11 और 16/11 ऑब्वियस सी बात है कि R01 बड़ा है। R01 अगर बड़ा है तो जो P1 है वो P1 छोटा आएगा। तो यहाँ पे जो P1 है वो छोटा है, P2 बड़ा है, मतलब ये ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, ये रेजिस्टेंस था, 11/6 नहीं है, 6/11 है, ये 1/R02 लिखा हुआ है। अब यहाँ पे बोला है कि करंट सोर्स अगर कांस्टेंट है, 2 एम्पियर का है, तो P1 बड़ा होगा P2 से। तो उस केस में क्या होता है, पावर लॉस होती है I²R, करंट सोर्स होगा तो जो ज़्यादा बड़ा रेजिस्टेंस तो ज़्यादा पावर लॉस, तो इसका मतलब P1 बड़ा होगा P2 से, तो बी ऑप्शन भी सही है। 6 वोल्ट की बैटरी लगाएंगे तो Q1 P1 से बड़ा आएगा। तो Q1 क्या है कि जब सर्किट ये Q1 के करस्पॉन्डिंग हो जाएगा, ये P1 के करस्पॉन्डिंग हो जाएगा, तो जिसका रेजिस्टेंस बड़ा उसमें पावर लॉस कम। तो इन दोनों में देख लीजिए रेजिस्टेंस किसका बड़ा है, तो रेजिस्टेंस जो है वो 16/11 वाला बड़ा है, तो P1 जो है वो छोटा होगा Q1 से, तो P1 छोटा है Q1 से, इसका मतलब सी आंसर भी सही है। अगर करंट सोर्स लगा देंगे तो Q1 बड़ा है Q2 से, तो ये डी ऑप्शन और चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर I²R आएगा, तो रेजिस्टेंस किस में ज़्यादा है, तो रेजिस्टेंस Q2 में ज़्यादा है, तो Q2 बड़ा है, तो इसका मतलब है डी ऑप्शन गलत है। इसके आंसर हो जाएंगे आपके A B C। ठीक है, तो क्वेश्चन आसान था, बस आपको सही से सॉल्व करना है, जल्दी आ जाएगा इसका आंसर, ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। बस ये ध्यान रखिए कि जब पावर लिखते हैं वोल्टेज सोर्स होता है तो V²/R, और जब करंट सोर्स होता है तो I²/R। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। जो क्वेश्चन है नेक्स्ट, अ बबल हैज अ सरफेस टेंशन S, आइडियल गैस इनसाइड द बबल हैज द स्पेसिफिक हीट 5/3। तो गामा 5/3 दे रखा है, उसका बबल है, बबल इज एक्सपोज्ड to the atmosphere and it always retains its spherical shape when the atmospheric pressure is PA1. The radius of the bubble to be found R1 and a temperature enclosed gas is T1. When the temperature of then the pressure is PA2, the radius of bubble and temperature of the enclosed gas are R2 and T2. तो बेटा एक बबल है हमारे पास में, ये बबल का इनिशियली प्रेशर, टेम्परेचर और रेडियस दे रखा है। अब प्रेशर चेंज करेंगे तो रेडियस चेंज होगी, टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है अंदर का। तो ये बोला है इफ द सरफेस ऑफ बबल इज परफेक्टली हीट इंसुलेटर। ठीक है, हीट अंदर बाहर नहीं जा रही है, तो आर में रिलेशन ये आएगा क्या, नहीं आएगा। तो यहाँ पर इसके अंदर गैस है, अब गैस है तो हम देखेंगे कि P V की पावर गामा ये कांस्टेंट होना चाहिए। तो यहाँ पर जो प्रेशर है वो है PA1 और वॉल्यूम जो है वो है 4/3 पाई R1 का पावर 5/3, और PA2 जब इसका प्रेशर हो जाता है तो रेडियस हो जाती है R2 की पावर 5/3। P1 और रेडियस और PA2 इन दोनों में रिलेशन आ गया अपने पास में। अब इसने जो है अपने से पूछा है रेडियस का रेशो पूछा है, तो बेटा ये जो वॉल्यूम है, ठीक है, ये वॉल्यूम चेंज हुआ। अच्छा जो प्रेशर है, प्रेशर कहाँ का दे रखा है, अंदर गैस का है क्या, नहीं, ये प्रेशर गैस का थोड़ी है, ये तो बाहर का प्रेशर है। तो जो प्रेशर आएगा टोटल, इस प्रेशर को क्या लिखोगे बेटा, PA1 प्लस बबल है तो अंदर प्रेशर क्या होगा, प्लस 4T/R1 ये आएगा, और यहाँ पर क्या आएगा 4T/R2 ये आना चाहिए। तो अगर अपन यहाँ से रिलेशन देखें तो ये आ रहा है हमारे पास R1/R2, और ये क्यूब होगा, रेडियस 4πr3, तो ये हो जाएगा अपने पास 5 इज इक्वल टू PA2 प्लस 4S लिखा है इसने सिंबल, 4S कर देते हैं,
4s/r2 PA1 प्लस 4s/r1। तो बेटा यहाँ पर 2 है। अब इसने क्लियरली बोला है कि बबल है तो 4 आना चाहिए, मतलब ये ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है, इसके बाद बोला है इफ द सरफेस ऑफ द बबल इज परफेक्ट हीट इंसुलेटर देन द टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ द बबल इंक्लूडिंग द सरफेस एनर्जी डज नॉट चेंज विद द एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो भाई यहाँ पे जब इसकी एनर्जी लिखे, इंटरनल एनर्जी, ठीक है, इंसुलेटर है तो इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू होगी NCV डेल्टा टी। ठीक है, इंक्लूडिंग सरफेस एनर्जी, तो सरफेस एनर्जी कितनी आएगी S डेल्टा टी। ठीक है, ये दोनों आएंगी। तो इसने बोला है कि अगर ये इंसुलेटर है, ठीक है, दोनों का सम मिला के ये एनर्जी जो है वो चेंज नहीं हो रही है, वो एनर्जी चेंज होगी क्या नहीं होगी। तो बेटा देखिए टेम्परेचर जो है वो टेम्परेचर चेंज हो रहा है। यहाँ पर देखो N कांस्टेंट है, CV कांस्टेंट है, S कांस्टेंट है, तो ये डेल्टा एरिया A है। अब यहाँ पर टेम्परेचर चेंज होगा, अगर अपन प्रेशर चेंज करेंगे तो टेम्परेचर चेंज होगा। PV = nRT होता है। ठीक है, अगर मान लीजिए मैंने प्रेशर बढ़ा दिया तो यहाँ पर इसका प्रेशर जो है वो चेंज हो गया, प्रेशर बढ़ा दिया तो जो वॉल्यूम है और जो टेम्परेचर है, अब ये प्रोसेस कौन सी है बेटा, ये प्रोसेस है अपनी एडियाबैटिक, PV की पावर गामा। प्रेशर बढ़ा देंगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, और ये होता है TV की पावर गामा -1, तो T और इसकी पावर आ जाएगी हमारे पास में कितनी, तो 5/3 दे रखा है तो ये 2/3, और ये आ जाएगा P V की पावर 5/3 कांस्टेंट, और ये कांस्टेंट। अगर आप प्रेशर बढ़ा रहे हो तो वॉल्यूम कम होगा। ठीक है, वॉल्यूम कम हो जाएगा, वॉल्यूम कम होगा तो जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर इंक्रीज होगा। तो अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो ये एनर्जी तो बढ़ेगी। अब ये जो वॉल्यूम जो कम हो रहा है वो सेम प्रोपोर्शन में हो रहा है क्या, तो यहाँ से हम देखें कि जो सरफेस टेंशन की एनर्जी है, सरफेस टेंशन है S डेल्टा है, तो वॉल्यूम में सेम प्रोपोर्शन में चेंज होगा क्या। तो बेटा यहाँ पर ये जो प्रेशर वाली टर्म है जो हमने यहाँ से रेडियस में रिलेशन निकाला है, तो यहाँ पर PV आएगा और सरफेस टेंशन भी आएगा, तो ये एक दूसरे को बैलेंस नहीं कर पाएगा, तो यहाँ पर ये सेम चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। इसके बाद इसने बोला इफ द सरफेस ऑफ द बबल इज परफेक्टली हीट कंडक्टर, अगर ये कंडक्टर है तो फिर इसमें रेडियस में ये रिलेशन आएगा क्या, कंडक्टर है तो हम लिखेंगे कि PV = कांस्टेंट। अगर मैं PV = कांस्टेंट का यूज करता यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर जो पावर आती वो 1 आती तो ये R1³ और R2³ होता, और क्यूब होता तो यहाँ पर देखिए ये 4s/r2 और 4s/r1 ये यूज कर रखा है इनने, तो ये C ऑप्शन भी सही हो गया। ठीक है ना, PV बराबर कांस्टेंट से। और इनने बोला है कि अगर ये इफ द सरफेस ऑफ द बबल इज हीट इंसुलेटर देन, अगर ये इंसुलेटर है तो यहाँ पर टेम्परेचर में ये रिलेशन होगा क्या, तो हमारे पास में अगर टेम्परेचर में रिलेशन हमको निकालना है तो हमारे पास में इसके पास रेडियस का रिलेशन हमने निकाला ही है, या फिर हम ये PV की पावर गामा, तो ऐसे ही हम यहाँ पर लगा सकते हैं TV की पावर गामा -1, TV की पावर गामा -1 करेंगे तो ये आएगा हमारे पास में। और अच्छा प्रेशर के टर्म में चाहिए मुझे, तो मैं इसको ऐसे करूँगा PT, तो P और यहाँ पे PV बराबर nRT होता है, तो यहाँ पर मैं PV में P को हटा के इसको T लाऊंगा, तो मैं P की जगह क्या लिखूंगा, P की जगह लिख देंगे अपन nRT, तो T/V की पावर हो जाएगा ये 1 हो जाएगा, और V की पावर गामा बराबर कांस्टेंट। ठीक है, ये आएगा PV की पावर गामा में T/V, तो ये आ जाएगा TV की पावर गामा -1। अच्छा प्रेशर में चाहिए था मुझे रिलेशन, हाँ जी ठीक है, प्रेशर में लिखना है अपन को, प्रेशर हटाना नहीं है। ठीक है, तो मुझे यहाँ से PV बराबर nRT, तो P यहीं ऐसा कैसा V की जगह लिखूंगा मैं T/P की पावर गामा, तो ये हो जाएगा मेरे पास T की पावर गामा और P की पावर 1 - गामा बराबर कांस्टेंट। तो मैं इसको लिख सकता हूँ P
टी की पावर गामा अपॉन 1 माइनस गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो प्रेशर अपन जानते हैं, प्रेशर अपन लिख देंगे गामा अपॉन 1 माइनस गामा कितना हो जाएगा 5/3, 1 माइनस 5/3, तो ये आ जाएगा 5/2 माइनस का, तो ये आ जाएगा अपने पास में प्रेशर लिखेंगे PA1 प्लस 4T/R1 इनटू V की पावर जो आएगा, T की पावर जो आएगा, T की पावर आएगा -5/2 1 बराबर ऐसी सेकंड प्रेशर T2 की पावर -5/2, तो T1 अपॉन T2 आ जाएगा हमारे पास में, T1 को यहाँ लेके जाएंगे, अच्छा T2 अपॉन T1 चाहिए, T2 अपॉन T1 आ जाएगा यहाँ P2, ये इस साइड चला जाएगा, तो इसका मतलब डी आंसर भी मैच कर रहा है। तो हमारा जो 11th क्वेश्चन है इसके दो आंसर है सी और डी। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें क्या बोला है कि बेटा एक डिस्क है, रेडियस r है, पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी सिग्मा है और XY प्लेन में रखी हुई है, और इसका पोटेंशियल का फॉर्मूला तो आप लोग जानते ही होंगे। तो ये मैंने डायग्राम बना दिया है डिस्क का, और ये इसका जो प्लेन है बेटा, इसका ये प्लेन जो है वो XY प्लेन है, और ये जो एक्सिस है ये Z एक्सिस है, ये Z बराबर 0 हो गया इसका सेंटर। इसने ये बोला है कि यह चार्ज पार्टिकल Q, मान लीजिए Q चार्ज पार्टिकल इधर है, इनिशियली रेस्ट पर है और इसका कोऑर्डिनेट Z इज इक्वल टू Z0 है, Z ग्रेटर देन 0 है। एक कूलम फोर्स तो लग ही रहा है, इसके साथ साथ एक एक्स्ट्रा फोर्स लग रहा है जो कि -Z डायरेक्शन में -C, K कैप है, C पॉजिटिव है, और बीटा इसने बोला है कि बीटा को ये लेना है। अब कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है उसको जरा समझना है। तो ये इसमें क्या था कि थोड़े डेटा ज़्यादा अच्छे से नहीं थे, कैलकुलेशन ज़्यादा करनी पड़ रही थी, तो इसके लिए मैंने इसको पहले से समय बचाने के लिए वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने इसके लिए मैंने थोड़ा सा इसको कैलकुलेट कर लिया ऑलरेडी। तो कैसे इसको सॉल्व करना है कि जैसे आपको बीटा दे रखा है और आपको Z0 कोऑर्डिनेट दे रखा है, पार्टिकल रीचेस टू द ओरिजिन, बेटा होगा क्या कि यहाँ पर जो वर्क हो रहा होगा, एक तो डिस्क वर्क कर रही होगी, रिपल्शन कर रही है वो, और एक जो फोर्स है ये कांस्टेंट है फोर्स, ये फोर्स उसको ओरिजिन पे लाने की कोशिश कर रहा है, और इससे जो क्या होगा, इससे इसकी काइनेटिक एनर्जी आएगी। हम इसको एक काम करते हैं कि इस वर्क एनर्जी थ्योरम को इस Z0 से लेके ओरिजिन तक लगाते हैं। तो वर्क डन बाय डिस्क, वर्क डन बाय डिस्क Q डेल्टा V होगा, डेल्टा V आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। तो हमारे पास में Q डेल्टा V की वैल्यू ये कैलकुलेट करके आ रही है। आप Z0 कोऑर्डिनेट 25/7 यहाँ पर पुट करना, ठीक है, तो आपके पास डेल्टा V ये आएगा। और फोर्स जो है कांस्टेंट है तो डायरेक्ट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हैं। तो C की जो वैल्यू है बेटा, बीटा की वैल्यू अगर 1/4 होगी तो C की वैल्यू यहाँ से हम पुट करेंगे Q सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के फॉर्म में, अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट आ जाएगी। और इसके बाद में हम क्या करेंगे कि Z की वैल्यू 25/7 रख देंगे। अब जब इसको हमने देखा तो देखिए कि जो डिस्क का वर्क है वो कम आ रहा है, जबकि ये फोर्स ज्यादा वर्क कर रहा है, मतलब फोर्स कैपेबल है उसको ओरिजिन तक ले जाने में। काइनेटिक एनर्जी जो है वो हमारी प्लस में आ रही है, इसका मतलब है कि ये जो है ओरिजिन तक पहुंच जाएगा और काइनेटिक एनर्जी इसके पास उस समय कुछ ना कुछ रहेगी। तो इसका मतलब है कि ये जो ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन करेक्ट है। अब इसके बाद बोला है कि जो बी ऑप्शन है उसमें भी सेम तरीके से सॉल्व करना है। उसमें भी हमने यहाँ पर बीटा की वैल्यू, यहाँ पर ये वर्क निकाला और उसके बाद हमने बीटा की वैल्यू डाली, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, ये नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। इसका मतलब है कि जो डिस्क है उसने वर्क कर दिया और फोर्स ने जो वर्क कर दिया है, ठीक है, तो वो पहले ही जाके रुक जा रहा है, वहां तक पहुंच ही नहीं पा रहा है। इसका मतलब है कि ये जो बी ऑप्शन है ये गलत है। सी ऑप्शन में बीटा की वैल्यू 1/4 है, Z0 R/3√3 है, पार्टिकल रिटर्न बैक टू Z इज इक्वल टू Z0। पार्टिकल वापस कब आएगा, पार्टिकल वापस जब आएगा जब वो Z0 कोऑर्डिनेट से इधर की तरफ फोर्स की वजह से आगे बढ़े, और फिर क्या हो कि वो फिर डिस्क जो है वो डिस्क का ज़्यादा वर्क कर ले, वो ओरिजिन पहुंचने से पहले ही उसको रोक दे। तो रोकने के बाद क्या होगा कि जो डिस्क होगी वो डिस्क उसको रिपेल करेगी और वापस से उसको उस कोऑर्डिनेट पर भेज देगी। तो अगर मुझे चेक करना है तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर सेम इसी कॉन्सेप्ट से हम लोग इसको चेक करेंगे। तो बीटा की वैल्यू 1/4 है, तो बीटा की वैल्यू 1/4 है, तो बेटा ये हमारे पास में R/3 है, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको सी ऑप्शन को सॉल्व करके आपको बता देता हूँ। तो बीटा की वैल्यू 1/4 है और हमारे पास Q डेल्टा भी, तो Q इंटू डेल्टा भी
तो चार्ज जो है z इज इक्वल टू जेड नॉट, ठीक है। तो q और r/√3 मुझे वैल्यू डालनी है, ठीक है। r/√3 तक गया ये, तो r/√3 आप यहाँ डालेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 4r/√3 और ये 2r/√3, तो ये r/√3 हो जाएगा, ठीक है। तो r/√3 तो ये आएगा आपके पास सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये आएगा आपके पास r/√3, ठीक है। इसके बाद में f इंटू एक्स, तो f है c कितना है आपके पास में, ये माइनस में है, तो c की वैल्यू आप डाल दीजिए, ये आ जाएगी आपके पास में q सिग्मा बाय 8 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि बीटा की वैल्यू आपको दे रखी है 1/4, तो ये हमारे पास में आ जाएगा। और डिस्प्लेसमेंट कितना है r/√3। जरा चेक करिए कौन सा डेटा बड़ा है, तो ये जो है r/√3 है, तो ये बड़ा है, मतलब कि जो ये हमने ओरिजिन तक के लिए निकाला है, मतलब ये यहाँ पर कहीं पर, यहाँ आते आते यहाँ पर आके रुकने लग जाएगा, इस पोजीशन पर आके ये यहाँ पर रुक जाएगा, ठीक है। वर्क इसने करा तो इसका वर्क डन और इसका वर्क डन यहाँ आ गया। अब ये सेंटर तक तो पहुंच नहीं पा रहा है, तो इसका मतलब है यहाँ पर ये इंस्टेंटेनियस रेस्ट पर आके फिर ये इस डायरेक्शन वापस आएगा, तो इसी पोजीशन पर वापस पहुंच जाएगा। तो इसका आंसर सी भी सही है। बीटा ग्रेटर देन 1 है और जेड इज इक्वल टू 0 है, पार्टिकल ऑलवेज रीचेस टू द ओरिजिन। तो बीटा की वैल्यू क्या है 2c एप्सिलॉन नॉट सिग्मा q सिग्मा। तो डी ऑप्शन चेक करना है अगर आपको, तो आप सबसे पहले क्या करिए, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स लिखिए, तो आप जेड नॉट ही रहने दीजिए, और बीटा की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 1 है हमारे पास में, तो ये आएगा आपके पास में, ठीक है। बीटा की वैल्यू एक बार देख लेता हूँ, 2c एप्सिलॉन नॉट q सिग्मा, तो 2c एप्सिलॉन नॉट अपॉन q सिग्मा, डिस्प्लेसमेंट है जेड नॉट, और ये जो है ये 1 से तो बड़ा ही है, ठीक है। बीटा जो है वो 1 से बड़ा है, तो हमने उस हिसाब से डेटा लिया है। तो ये जो है हमें c की वैल्यू चाहिए थी। अच्छा, ये जो है हमारे पास में क्या है बेटा, यहाँ पर ये हमारे पास बीटा होगा, तो हमें फोर्स वर्क डन आएगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स है c के बराबर मैग्नीट्यूड है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे q सिग्मा बीटा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू डिस्प्लेसमेंट z, ठीक है बेटा। ये जो ऑप्शन है इसमें, ठीक है, हम एक काम करेंगे कि वर्क डन निकाल लेते हैं। वर्क डन ये आया है, ठीक है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब ये जो है ये वैल्यू हमारी बीटा 1 से बड़ा है, मतलब वर्क डन जो है q सिग्मा जेड नॉट 2 एप्सिलॉन नॉट इससे तो बड़ा ही आएगा, तो वर्क आएगा हमारा q सिग्मा जेड नॉट अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इस वैल्यू से तो बड़ा है वर्क हमारा, ये बात कंफर्म है। अब लेकिन जो वर्क डन बाय डिस्क है, तो डिस्क का वर्क कितना आएगा ओरिजिन तक पहुंचने के लिए, बाय डिस्क का वर्क आएगा q इंटू वी, तो v है 2 अपॉन सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट डेल्टा v, और जब हम यहाँ पर वैल्यू डालेंगे तो √r² प्लस x², तो एक काम करते हैं x को हम z को बाहर ले लेते हैं, z² और +1 -1, ये z बाहर आ गया। अब अगर ये वर्क ज़्यादा हुआ तो वो ओरिजिन तक पहुंच जाएगा, और अगर डिस्क का वर्क हुआ तो वो रिटर्न होके आएगा, ठीक है। तो इस केस में हम क्या करें कि भाई हम एक काम कर सकते हैं कि यहाँ पे कि ये जो है इसमें कंपैरिजन करवाएं, तो ये बड़ा है कि ये बड़ा है। तो देखिए अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम में क्या है कि अगर ये वैल्यू जो है 1 माइनस कर रहे हैं तो 1 से बड़ी भी आ सकती है, 1 से छोटी आ सकती है। एज्यूम करें 1.5 आई, 1.5 आई तो ये 0.5 आएगा। 0.5 वाले केस में तो ये वैल्यू जो है ये वैल्यू बड़ी है ही, ठीक है, इससे ज़्यादा वर्क है। लेकिन मान लीजिए कि और ज़्यादा आ गई है, ठीक है, ये वैल्यू मान लीजिए ये 10 आ गई, मान लीजिए, ठीक है, 11 आ गई और इसको 10 आ गई, तो 10 आ गया तो ये ज़्यादा आ गया। तो ये ऑप्शन, अब इस ऑप्शन में बोला है कि ऑलवेज रीचेस टू द ओरिजिन, तो ऑलवेज रीचेस टू द ओरिजिन ये ऑप्शन में थोड़ा यहाँ पर गड़बड़ है। तो ये ऑप्शन पर अगर हम बात करें तो इस पर टिक न लगा है, ठीक है, क्योंकि ये ए और सी आंसर जो है इसके बेस्ट आंसर है, ठीक है बेटा, क्योंकि डी वाला जो ऑप्शन है वो डी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही से बैठ नहीं पा रहा है, ठीक है, उसमें कंफ्यूजन है अभी भी। तो ये जो क्वेश्चन है वो थोड़ा काफ़ी बड़ा क्वेश्चन, मतलब
कैलकुलेशन वाइज देखा जाए तो अच्छा क्वेश्चन नहीं है ये। तो ये क्वेश्चन तो आप एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन है ना लास्ट में अटेम्प्ट करें, नहीं तो आपका काफ़ी टाइम इस टाइप के क्वेश्चन में चला जाएगा। नेक्स्ट जो सवाल है उस सवाल में बोला है कि एक्सपेरिमेंट है ये, और इसमें मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 है और मीडियम 1 का N1 है और N1 N2 इक्वल नहीं है। द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ द स्लिट इज परपेंडिकुलर टू द इंटरफेरेंस डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट इज D। स्लिट बिट्स आर मच स्मॉलर देन D। मोनोक्रोमेटिक लाइट आ रही है, एक पैरेलल लाइट आ रही है मीडियम 1 से, और ये डिटेक्टर रखा हुआ है मीडियम 2 में, बहुत दूर रखा हुआ है, लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम द स्लिट एंड एन एंगल थीटा फ्रॉम द लाइन ज्वाइनिंग देम। थीटा एंगल पर एक डिटेक्टर रखा है, बहुत दूर है वो, और 2 रे लेना है, पैरेलल लेना है अपने को, डिटेक्टर पर रिसीव हो रही है। ऑप्शन है द फेज डिफरेंस बिटवीन द 2 रेज आर इंडिपेंडेंट ऑफ D। The 2 rays interfere constructively at the detector. The phase difference between the 2 rays depends on N1 but not N2. Phase difference between the 2 rays vanishes only for certain value of D and the angle of incident of beam with theta being the corresponding angle of refraction। मतलब कुल मिला के पार्ट डिफरेंस हमको इस सवाल में निकालना है। तो बेटा एक काम करते हैं, सबसे पहले तो हम बाउंड्री ड्रॉ करते हैं। तो ये बाउंड्री हो गई, मान लीजिए ऊपर मीडियम N1 है, नीचे मीडियम N2 है, और ये जो है ये हमारी शीट हो गई है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पे क्या है कि ये होल यहाँ पर, एक होल यहाँ है और एक होल मान लीजिए यहाँ कर दिया है, पैरेलल बीम आ रहा है। तो एक लाइट रे जो है वो यहाँ से कुछ इस तरीके से आ रही है, और दूसरी लाइट रे जो है हमको क्या करना है बेटा, यहाँ पर क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा इस पॉइंट पर, और रिफ्रैक्शन होके लाइट रे जो है ओवरऑल ये एंगल थीटा पर जानी चाहिए, कुछ इस तरीके से आए और कुछ इस तरीके से जाना चाहिए। मान लीजिए ये एंगल अल्फा है। अब दूसरी वाली सोर्स से जो लाइट रे आएगी वो भी यहाँ पर इसके पैरेलल थीटा एंगल पर होना चाहिए, ये एंगल भी थीटा होगा हमारा। तो यहाँ से लाइट रे को मैं पीछे एक्सटेंड करूँ, सेम मीडियम में अभी रिफ्रैक्शन पहली वाली सरफेस पर होगा, ये सरफेस के ऊपर रिफ्रैक्शन होगा। तो यहाँ पर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा ही आएगा बेटा, और यहाँ से ये लाइट रे जो है वो जो ये पैरेलल बीम है, ठीक है, ये एंगल अल्फा है। पाथ डिफरेंस की बात करते हैं। तो पाथ डिफरेंस जो है वो यहाँ से हम परपेंडिकुलर एक तो यहाँ पर ड्रॉ कर देते हैं, इंसिडेंट रे का एक वेव फ्रंट बना देते हैं, ये रहा, और दूसरा जो है वो दूसरा आएगा कहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, ठीक है, एक वेव फ्रंट हम यहाँ बना देते हैं। तो बेटा यहाँ पर ये जो डिस्टेंस आपको दिख रही है, ठीक है, ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की, एक डिस्टेंस ये निकालना है मुझे। तो ये डिस्टेंस कितनी आएगी, तो ये हमारे पास में है D, ठीक है, ये D डिस्टेंस है, और ये हमारे पास में है थीटा। अब यहाँ से ये 90 डिग्री है, तो ये आ जाएगा हमारे पास में 90 माइनस थीटा, ठीक है, या फिर ये थीटा हो गया हमारे पास में, ये थीटा हो गया। तो यहाँ से ये जो डिस्टेंस आ रही है, सबसे पहले तो ये बेस वाली डिस्टेंस निकाल लेते हैं। ये वाली डिस्टेंस में यहाँ पर रेड कलर से लिख देता हूँ। तो ये वाली डिस्टेंस सबसे पहले हम निकाल लेते हैं। तो ये डिस्टेंस आएगी हमारे पास में, ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा है, ये थीटा है, ये थीटा है, तो ये हमारे पास में आ जाएगा D साइन थीटा, ये D साइन थीटा आएगा बेटा। अब ये वाली जो डिस्टेंस है, इस ट्राइंगल में देखिए ये एंगल थीटा है, तो ये हमारे पास में ये वाली जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितनी आएगी बेटा हमारे पास में, ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, तो ये आ जाएगी D साइन थीटा टेन थीटा, ठीक है। सेम वे में अगर मैं ये वाली डिस्टेंस निकालूं इधर वाली, तो ये जो डिस्टेंस है हमारे पास में, ये है हमारे पास में एंगल अल्फा, ठीक है। तो यहाँ से चलिए ये लिख देते हैं, ये एंगल अल्फा है, ये 90 माइनस अल्फा है, ये एंगल अल्फा हो जाएगा। तो यहाँ पे ये था D साइन थीटा टेन थीटा, और यहाँ से अगर मैं देखूँ तो मुझे D साइन थीटा यहाँ पर दे रखा है। तो इस वाले ट्राइंगल में सबसे पहले हम ये निकाल लेते हैं, ये वाली डिस्टेंस कितनी आएगी, ये डिस्टेंस हमारी आ जाएगी D और D साइन थीटा, और D के बराबर ही आ रही है, तो
है ना, डी साइन थीटा डी टेन थीटा। तो ये एक काम करते हैं, इसमें लगाते हैं कॉस वाला कंपोनेंट, तो ये आएगा कॉस थीटा बेस डी साइन थीटा अपॉन, इसको x बोल देता हूँ, ये वाली डिस्टेंस को मैं x बोल देता हूँ, तो x बराबर आएगा डी टेन थीटा। ठीक है, तो ये भी हमारे पास में आ रहा है डी टेन थीटा, ये डी टेन थीटा आ रहा है, तो ये आ जाएगा हमारे पास अल्फा है, तो ये आएगा डी टेन थीटा साइन अल्फा। तो पाथ डिफरेंस कितना आ रहा है बेटा, ये ऑप्टिकल पाथ अगर अपन लिखेंगे तो हम लिखेंगे डी टेन थीटा साइन अल्फा। अच्छा मीडियम कौन सा, n1 वाला, दूसरा मीडियम कौन सा, n2 वाला, तो n2 में पाथ डिफरेंस कितना आ रहा है, डी साइन थीटा टेन थीटा। एक काम करते हैं, डी टेन थीटा कॉमन ले लेते हैं, डी टेन थीटा कॉमन आ गया, n1 साइन अल्फा माइनस n2 साइन थीटा। अच्छा यहाँ पर स्नेल्स लॉ और लगाते हैं, तो ये स्नेल्स लॉ इस बाउंड्री पर यहाँ पर लगाते हैं, तो ये आएगा अपने पास n1 साइन अल्फा बराबर n2 साइन थीटा। मतलब ये वैल्यू जो है, ये वैल्यू इक्वल है, मतलब यहाँ से पाथ डिफरेंस कितना आ रहा है, 0। पाथ डिफरेंस किसी भी सिचुएशन में यहाँ पर 0 बैठेगा अगर सोर्स इन्फिनिटी पर है तो पाथ जो फेज डिफरेंस है इंडिपेंडेंट डी से है, क्योंकि आंसर अपना 0 है। टू पैरेलल रे इंटरफेयर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। ठीक है, फेज डिफरेंस बिटवीन द टू रे डिपेंड्स ऑन n1 बट नॉट n2, तो ये तो दोनों पर ही नहीं कर रहा है। ठीक है, फेज डिफरेंस बिटवीन द टू रे बेनिस ओनली सर्टेन वैल्यू ऑफ डी, बेटा हर एक वैल्यू डी के लिए ये बैठ रहा है, तो अपना आंसर आएगा ए एंड बी। ठीक है, तो इस सवाल को इस तरीके से सॉल्व करना, बढ़िया अच्छा क्वेश्चन है, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आया है थर्मोडायनेमिक्स का। इसमें बोला है एक पीवी ग्राफ है और प्रेशर बी और ए पॉइंट पर अपने को पता है, वॉल्यूम अपने को ए पॉइंट पर पता है। सबसे पहले कंप्रेस किया है एडियाबैटिकली फ्रॉम स्टेट ए टू स्टेट बी, देन एक्सपांड किया है बी से सी तक आइसोथर्मली, तो ये हो गया एडियाबैटिक प्रोसेस है ये बेटा हमारी। ठीक है, और वो अपनी आइसोथर्मल प्रोसेस है। तो एडियाबैटिक प्रोसेस में और आइसोथर्मल प्रोसेस, दो प्रोसेस का यूज़ किया है। मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन इन प्रोसेस ए बी सी, तो यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल वर्क कितना हुआ है ये हमें निकालना है, और अलग अलग प्रोसेस का वर्क भी दे रखा है, बी से सी में और ए से सी में, और हमें मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन इन प्रोसेस सी टू ए में। तो सी से ए में तो बेटा वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो ये ऑप्शन तो सही है ही। ठीक है, इसके बाद ए बी सी दोनों सभी प्रोसेस के निकाल लेते हैं, तो वर्क डन होता है एडियाबैटिक प्रोसेस का P2V2 माइनस P1V1 अपॉन में गामा माइनस 1, तो P2V2, तो P2 हो गया हमारे पास में 300। अच्छा, वॉल्यूम हमें मालूम नहीं है तो हमें पुट करना पड़ेगा, माइनस P1 जो है वो है हमारे पास में 100 और V1 है हमारे पास 0.8, गामा माइनस 1 हो गया 2/3। अच्छा, यहाँ पे अब V2 कितना होगा, तो V2 की वैल्यू डालना है, तो V2 एडियाबैटिक प्रोसेस है, तो PV की पावर गामा बराबर कांस्टेंट। तो प्रेशर है हमारे पास में 100, वॉल्यूम है 0.8, 0.8 की पावर 5/3, और ये जो है 5/3 माइनस 300 इक्वल टू 300 और V की पावर 5/3, तो ये आ जाएगा आपके पास 1/3 की पावर 3/5 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा हमारे पास में इंटू 0.8 इंटू ये आ जाएगा V के बराबर, V2 के बराबर। तो 1/3 की पावर 1/3, तो 1/3 की पावर 0.6 है ना, 0.6 से कितना दे रखा है बेटा 0.5, 0.5 तो ये आ जाएगा 0.4, तो V2 आपके पास आएगा 0.4, तो ये आ जाएगा 0.4। ठीक है, तो P2V2 माइनस P1V1 बराबर ये आ गया आपके पास में, इसको सॉल्व कर दो तो ये आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे माइनस हो रहेगा, माइनस वर्क डन होगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास में 12
तो 120 में से 80 तो 40 बाई 2/3 तो 60, ठीक है। और ये यूनिट देख लो एक बार किलो पास्कल में, तो ये किलो जूल में आएगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन प्रोसेस ए बी इज 60 किलो जूल, माइनस में आएगा कंप्रेशन हो रहा है। मैग्नीट्यूड की बात करिए तो सी ऑप्शन भी सही हो जाएगा। मैग्नीट्यूड वर्क डन प्रोसेस बी सी इज 84 किलो जूल। बी सी प्रोसेस जो है वो आइसोथर्मल प्रोसेस हो गई। आइसोथर्मल प्रोसेस में होता है NR डेल्टा T, तो P2V2 माइनस P1V1 हम इस तरीके से वर्क लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको P2V2, तो प्रेशर हमको निकालना पड़ेगा उस जगह पर। तो प्रेशर आएगा हमारे पास में P प्रोपोर्शनल टू होगा प्रेशर और वॉल्यूम। तो वॉल्यूम तो हमें पता है, प्रेशर निकालना है। तो PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, है ना। PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये होगा हमारे पास में। अच्छा, ये जो है आइसोथर्मल है ना। हाँ, आइसोथर्मल प्रोसेस में ये नहीं, आइसोथर्मल में NR डेल्टा T नहीं होता, सॉरी। आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होगा बेटा, वर्क डन NRT ln P1/P2 लिख सकते हैं, या फिर अपन V2/V1 भी लिख सकते हैं। तो V2/V1 लिख देते हैं। NRT की वैल्यू अपन PV बराबर NRT से निकाल देंगे। तो PV कितना होगा यहाँ पर 300 है, ठीक है। और वॉल्यूम 0.4 निकाला है अपन ने। लॉग में ये कितना आ जाएगा बेटा, 0.8/0.4, ये आ जाएगा 2। तो ये आ जाएगा आपके पास में 120 इंटू ln2 की वैल्यू क्या लेनी है हमको यहाँ पर 0.7, ठीक है, किलो जूल में। तो ये आ जाएगा 84 किलो जूल। 84 किलो जूल ये भी सही आ रहा है। टोटल वर्क डन दोनों का सम नहीं होगा, सब्ट्रैक्शन होगा। तो हमारा ए आंसर गलत होगा, क्योंकि एक पॉजिटिव हो रहा है एक नेगेटिव हो रहा है। तो इसके आंसर है बी, सी एंड डी, ठीक है बेटा। इसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं। तो ये सेक्शन 3 है, इसमें भी 4 क्वेश्चन है और +3 -1 के हैं। तो इसमें जो क्वेश्चन है 15 वाला, इसमें बोला है कि फ्लैट सरफेस ऑफ थिन यूनिफॉर्म डिस्क ए एंड रेडियस आर इज ग्लूड टू अ हॉरिजॉन्टल सरफेस। ये वाली फिक्स है बेटा। अब अनदर थिन यूनिफॉर्म डिस्क बी ऑफ मास m विद सेम रेडियस आर रोल्स विदाउट स्लिपिंग ऑन द सर्कमफेरेंस। ये रोलिंग कर रही है। Flat surface on B also lies on the plane of the table. The center of the mass of the B has fixed angular velocity omega. तो सेंटर ऑफ मास जो है इसका ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से, ठीक है। तो इसके रिस्पेक्ट में ये फिक्स है, तो इसका सेंटर ऑफ मास ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है। पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ ए, द एंगुलर मोमेंटम B is nm ओमेगा r स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ए। तो एंगुलर मोमेंटम इस पॉइंट के अबाउट इस डिस्क का बताना है। तो ये डिस्क जो है बेटा रोलिंग भी कर रही है यहाँ पर, और ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से यहाँ पर घूम रही है। अगर मैं बात करूँ सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या होगी, तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी जो होगी इसके रिस्पेक्ट में, इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में, ये ओमेगा से जा रहा है। तो सेंटर ऑफ मास जो है ये रेस्ट पर है, तो ये हो जाएगा 2r ओमेगा। 2r ओमेगा सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी होगी। अब अगर अपन बात करें कि ये जो है ये भी अपने एक्सिस के अबाउट रोल कर रही है, ठीक है। तो ये जो है सेंटर ऑफ मास इस डायरेक्शन में जा रहा है VCM से। तो ये जो है मान लीजिए ओमेगा डैश एंगुलर वेलोसिटी से जा रही है, तो ये होगी ओमेगा डैश इंटू r। तो VCM इज इक्वल टू ओमेगा डैश इंटू r इज इक्वल टू 2r ओमेगा। इसका मतलब ओमेगा डैश की वैल्यू आ जाएगी 2 ओमेगा। अब अगर अपन इसका एंगुलर मोमेंटम लिखते हैं, तो ये जो है ये एक तो रोटेट कर रहा है इसका सेंटर ऑफ मास, और एक ट्रांसलेटरी मोशन कर रहा है। तो ये घूम रही है, रोटेट भी कर रही है और ट्रांसलेशनल मोशन भी कर रही है। तो इसका सेंटर ऑफ मास के अबाउट डिस्क है, तो mr²/2 ये आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। इसके बाद में इसका एंगुलर ओमेगा डैश लिखना है, आई ओमेगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास 2 ओमेगा। साथ साथ यहाँ से अब और लिखेंगे अपन, तो यहाँ से सेंटर ऑफ मास तो m इंटू, और ये जो है कितना आएगा, इसके अबाउट सेंटर ऑफ मास चल रहा है, तो ये आएगा mvr। तो m और v,
तो v हो जाएगा इसका कितना 2r ओमेगा, ठीक है, और ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 2r, तो ये आ जाएगा आपके पास में 5mr² इंटू ओमेगा, इसका आंसर आएगा 5। ठीक है बेटा, बढ़िया अच्छा क्वेश्चन है ये, रोटेशन का बढ़िया प्यारा क्वेश्चन है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो हैं वो आते रहते हैं, प्रैक्टिस आपको करना है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको बढ़िया से इसमें परफेक्ट होके जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। तो बहुत टाइम बाद हमको एक आसान क्वेश्चन मिला है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, काफ़ी टाइम से क्वेश्चन जो है वो टफ साइड ही थे। तो ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन ने बोला है कि वेवलेंथ इस मेटेलिक सरफेस पर गिर रही, मिनिमम पोटेंशियल चाहिए 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। तो अपन जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी जो मैक्सिमम होती है वो होती है Sc/λ माइनस वर्क फंक्शन। अब ये जो है दिस पोटेंशियल ड्रॉप्स टू 0.6 इफ अनदर सोर्स विद वेवलेंथ 4 टाइम्स ऑफ द फर्स्ट वन। तो वेवलेंथ 4 गुना कर देंगे तो ये 0.6 वोल्ट चाहिए होगा, ठीक है, एंड इंटेंसिटी हाफ। तो इंटेंसिटी से एनर्जी पे फर्क तो पड़ता नहीं, ठीक है, नंबर ऑफ फोटोन पे फर्क पड़ता है। तो इंटेंसिटी से कोई लेना देना नहीं है एनर्जी का, वेवलेंथ से लेना देना है। व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द फर्स्ट सोर्स एंड वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। तो काइनेटिक एनर्जी तो मैं डायरेक्ट E इंटू वी लिख देता हूँ, तो ये हो जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। Sc/λ ऐसा कैसा लिख देता हूँ, -5 ऐसा कैसा लिख देता हूँ, और ये हो जाएगा 0.6। अब ये हो गया λ 4 टाइम्स, और वर्क फंक्शन तो वही की वही रहेगा बेटा। तो सबसे पहले एक काम करते हैं हम लोग, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा आपके पास 5.43 टाइम्स ऑफ Sc/λ। अच्छा, हमको वेवलेंथ चाहिए, Sc की वैल्यू उसने दे रखी है, तो ये आ जाएगा हमारे पास λ = 3। तो 3 से एक काम करते हैं, चलिए लिखा रहने दीजिए 3, 1.24 डिवाइड बाय 5.4, ये हमारे पास वेवलेंथ आ रही है। अच्छा, इसकी यूनिट क्या है, 10 की पावर -6 है, तो ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 और 1.8, ठीक है, 1.8 आ रहा है, और 1.8 के आसपास अगर अपन देखें तो ये जाएगा आपके पास में 1.24, तो एक और पॉइंट यहाँ पे काट देते हैं 12, और ये जाएगा एक और काट देते हैं, तो ये आएगा 124/18 इंटू 10 की पावर -7, ठीक है। तो हमारे पास में, अच्छा यहाँ पर एक 4 और था, 3/4, तो यहाँ पर एक 4 और आएगा, हाँ जी, तो ये 4 और है अब, ठीक है, तो 31, तो 31 तो मतलब 2 से थोड़ा छोटा है, तो ए और बी दो आंसर है। 5 की वैल्यू और निकाल लेते हैं, तो 5 आ जाएगा हमारे पास 6, और Sc/λ, तो Sc/λ -5, तो Sc/λ की वैल्यू एक काम करते हैं 5.4 इंटू 4/3 -5 ऐसे करके लिख देते हैं, तो ये आ जाएगा 1.8, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 7.25, 1.2 आ जाएगा, तो इसका आंसर आएगा ए। तो ये थोड़ा सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन 17 पर बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। बेटा ये क्वेश्चन जो है वो स्क्रू गॉज का क्वेश्चन है, और इसमें दे रखा है कि मेन स्केल जो है वो 0.5 mm की है, 100 डिवीजन है सर्कुलर स्केल के ऊपर, और एक पूरे रोटेशन में जो मेन स्केल है उसके 2 डिवीजन खिसकते हैं, ठीक है। कुछ रीडिंग हमको यहाँ पर दे रखी हैं। अब यहाँ पे हमको बताना है कि वो वायर की डायमीटर क्या होगी और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या आएगा। सबसे पहले तो हम लोग जब स्क्रू गॉज का सवाल सॉल्व करते हैं तो लीस्ट काउंट निकालते हैं। तो लीस्ट काउंट कैसे निकलेगा, लीस्ट काउंट निकलेगा कि कितना 100 डिवीजन पे 2 मेन स्केल डिवीजन खिसकते हैं। तो 2 मेन स्केल जो आएंगे वो 1 mm के आएंगे, और 100 डिवीजन पे खिसक रहे हैं, मतलब इसका आएगा लीस्ट काउंट 0.01 mm। अब यहाँ पे अगर रीडिंग लें हम, अच्छा जीरो एरर भी है इसमें, तो जीरो एरर जो है उसकी कैलकुलेशन करें तो सिंपल कितना है, मेन डिवीजन 0 है और सर्कुलर 4 है, तो 4 इंटू 0.01 mm विच इज 0.04 mm।
तो ये जब कुछ नहीं था तो ये एरर इसमें था, तो ये हमको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा बाद में। तो हम क्या करें कि जो अटेम्प्ट 1 है, तो अटेम्प्ट 1 में कितनी रीडिंग आई थी, तो 4 डिवीजन मेन स्केल के थे 0.5 mm प्लस, अब 20 डिवीजन इसके थे तो 20 इंटू 0.01 mm, और जीरो एरर कितना था 0.04 mm। तो टोटल ये कितना आएगा, ये आएगा 2 mm, और ये आएगा हमारे पास में 0.2 mm, और ये आएगा हमारे पास में माइनस 0.04 mm। तो ये हो जाएगा 2.2 और 0.4 जाएगा 2.16 mm। ऐसी सेकंड अटेम्प्ट में अगर देखें तो 4 डिवीजन है प्लस ये कितने हैं, ये 16 है, 0.01 माइनस 0.04, तो ये टोटल हमारे पास में आएगा 2.12 mm। ठीक है, अब रीडिंग क्या होगी बेटा, रीडिंग होगी इसका एवरेज। तो इसका एवरेज अगर हम लें तो 2.12 और 2.14 का एवरेज आएगा 2.14 mm। ये हमारा रीडिंग होगी। इसका मतलब हमारा ये ए और बी ऑप्शन तो है नहीं, तो हमारा सी या डी में से है। अब अगर एरर की बात करें कि कितना एरर है इसके अंदर, तो एरर कितना होगा बेटा, तो 0.01 mm का एरर यहाँ पर है। ठीक है, ये हमारा लीस्ट काउंट है, 0.01 mm हमने लीस्ट काउंट में लिया है, और यहाँ से ये जो है कोई भी रीडिंग है, हमने दोनों टाइम जो एवरेज लिया है, तो एवरेज में अगर हम एरर की बात करें तो वो एरर क्या हो जाएगा, उसमें ऐड हो जाएगा। तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा कि 0.01, और यहाँ से इसको ऐसे समझते हैं कि हमारी जो रीडिंग आई है 2.14 आई है। ठीक है, और हमारे जो अटेम्प्ट थे उसमें 2.16 और 2.12 था। एक्चुअल वैल्यू हो गई 2.14 और ये डेविएशन वाली वैल्यू हो गई। तो अगर कोई आपसे एरर पूछे तो इनका डिफरेंस होगा, तो ये कितना आएगा 0.02 mm। इसका मतलब हमारा आंसर सी है। एरिया में इसका स्क्वायर करके एरिया का आ जाएगा हमारे पास में, कितना एरिया होगा। ठीक है ना। नेक्स्ट ये हमारे पास क्रॉस सेक्शन एरिया दे रखा है, तो पाई आर स्क्वायर हम डायमीटर का हाफ करके स्क्वायर करके पाई से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये बर्नियर, ये जो है हमारा स्क्रू गेज का क्वेश्चन हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। तो बेटा इसमें ये मैग्नेटिक फील्ड का क्वेश्चन है, और मैग्नेटिक फील्ड के क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, वायर है और रिंग है। तो इसकी वजह से तो देखो जीरो आएगा सामने वाले पॉइंट पर, और इसकी वजह से भी जीरो आएगा, इसकी वजह से भी जीरो आएगा। ये जो है एल लंबाई का वायर है, तो यहाँ से ये भी लेंथ एल है, तो एक 45 डिग्री एंगल बनेगा और एक 0 डिग्री एंगल बनेगा। तो इसका आंसर आएगा कितना, म्यू0 I बाय 4 पाई, डिस्टेंस कितनी एल और साइन 45 डिग्री। डायरेक्शन होगी इसकी अंदर की तरफ, राइट हैंड थंब रूल से देख लेंगे, नीचे की तरफ आएगा तो ये आएगा माइनस के कैप डायरेक्शन होगी इसकी, इनकी भी माइनस के कैप डायरेक्शन आएगी। अगर अपन बात करें इस रिंग की, तो इसका होगा म्यू0 I बाई 2r, आर की वैल्यू l बाई 2 है, इंटू थीटा अपॉन 2 पाई, तो पाई अपॉन 2 पाई। तो इसका रिजल्ट ये आएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास में म्यू0 I बाय 2l। और इसकी वजह से देखिए म्यू0 I बाय, इसकी रेडियस कितनी है l बाय 4, 2l बाय 4, ये आ जाएगा हमारे पास थीटा पाई बाई 2 अपॉन 2 पाई। तो 4 से 4 कट जाएगा, तो ये आएगा म्यू0 I बाय 2l। इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड यही आ रहा है। तो ये जो है ये दोनों ऐड हो जाएंगे, म्यू0 I बाय 2l प्लस म्यू0 I बाय 2l, तो ये हो जाएगा 1, और ये आ जाएगा आपके पास में 4√2। तो हमारा ऑप्शन कौन सा आ रहा है, सी। अब ये जो क्वेश्चन पेपर है, इस क्वेश्चन पेपर में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है वो टफ ही आए थे, और लेंदी भी ये पेपर था। हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए। आप इन क्वेश्चन को सॉल्व करके आप देख सकते हो कि आपने किस लेवल तक के आपकी प्रिपरेशन है, और जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन किस टाइप के पैटर्न जो है वो IIT पूछता है। तो पेपर जो है अगर देखा जाए तो थोड़ा टफ साइड ही जाना चाहिए। कुछ क्वेश्चन आसान थे, लेकिन कुछ क्वेश्चन बहुत अच्छे थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।